हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी अपन लोग पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूलाज है सब लोगों को एक एक लेंस के अंदर जल्दी जल्दी से रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी ट्रिक्स होगी सारी की सारी इसी शीट के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद में एक वीडियो आएगी जिसके अंदर अपन लोग जितने भी PYQs आ रखे हैं 2020 से लेकर 2023 तक के, ठीक है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है उन सब का एक ही वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो फार्मूलाज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कंसाइज्ड और डिटेल्ड वे के अंदर आप लोगों को कहीं पे भी फार्मूला शायद अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले चैप्टर यानी कि मूल कंसेप्ट से। इसके अंदर कंसंट्रेशंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। कंसंट्रेशंस के अंदर अगर किसी का भी इसके अंदर फॉर्मूला देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो मैं आपको बड़ी प्यारी सी ट्रिक बता देता हूँ। मोलैरिटी का लिखना है, मोलैलिटी का लिखना है, PPM का लिखना है, फिर आपको PPB का लिखना है। किसी का भी फॉर्मूला लिखना है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। वो चीज़ को आपको याद रखना है कि ऊपर हमेशा क्या आएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट आएगा, जहाँ पर अपन लोग B को क्या लिखते हैं, सल्यूट लिखते हैं, और A को क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, हमेशा मोल्स ऑफ सल्यूट आएगा और नीचे डिफर करता है। जैसे वेट है इसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा वेट इन केजी, तो वेट ऑफ ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट ही आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर दिया। वेट अपॉन में वॉल्यूम है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर दिया। ठीक है, और ये किसके अंदर था, ये वाला था अपने ML के अंदर, ये वाला अपने ML के अंदर, ये भी अपने पूरा कम पूरा ML के अंदर। जहाँ लीटर आएगा ना आपको इज्जत से बता दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक तो सोल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलके बनता है। तो अगर अपने को काई ये लिखना है यानी कि A अगर ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ A अपॉन में टोटल मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे काई भी लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B अपॉन में टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो क्या अपने को याद रखने की जरूरत है, नहीं याद रखने की जरूरत है। मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसके अंदर पहले में लीटर के अंदर आया है। मोलैरिटी के अंदर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसके अंदर क्या आ जाता है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है केजी के अंदर। बाकी सबके अंदर क्या आ रहा है, सोल्यूशन ही आ रहा है। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्या आ रहा है, नीचे के अंदर सॉल्वेंट का आ रहा है। बाकी क्या है, ये देखो, इसके अंदर नीचे सोल्यूशन है, इसके अंदर नीचे सोल्यूशन, तीनों के अंदर सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर भी सोल्यूशन है, इसके अंदर भी सोल्यूशन है। PPM के अंदर क्या आ जाएगा, अपने को पता ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे 10 टू द पावर 6 था तो 6 + 3 यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। PPB के अंदर के अंदर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो इतने तो सारे के सारे याद हो ही गए। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या फिर इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोल फैक्टर, नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, जिसके अंदर एन फैक्टर डिफर करता है। अगर एसिड है, अगर बेस है, अगर सॉल्ट है। अगर एसिड है तो हम अपन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितने आयन्स H+ के सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से एन फैक्टर निकालेंगे। बेस का क्या हो जाएगा, OH- आयन जितने सोल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्ट है तो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव चार्ज कितना है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अपन लोगों के अंदर ये चीज़ देख ली कि जिसके अंदर भी अगर कभी आपसे पूछ ली कि भैया टेम्परेचर की डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी, ये पूछ ले, तो जिसके अंदर भी वॉल्यूम अगर आया, जिसके अंदर भी वॉल्यूम आया तो क्या होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा जिसके अंदर भी वॉल्यूम आया। जैसे मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आया था, क्या आया था, वैसे ही मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आया था, नॉर्मेलिटी के अंदर मोलैरिटी आया था यानी कि वॉल्यूम आ गया था। परसेंटेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के अंदर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे कितने होंगे, कैसे होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात अपने को एकदम तरीके से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट अपन ने सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख ली। अब अपन क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख रहे हैं। अगर अपने को परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन देखना है, जहाँ पर एक्स को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स को अपन लोग बोल रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी किसके अंदर ले रहे हैं, ग्राम पर मिलीलीटर के अंदर ले रहे हैं। डेंसिटी कितना हो जाता है, मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाता है। तो ये किसके अंदर ले रहे हैं, ग्राम के अंदर, ये किसके अंदर ले रहे हैं, मिलीलीटर के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 10 xd अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। क्या आ रहा है, 10 xd अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी की अगर रिलेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है, काई बी अपॉन में काई ए इंटू 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ ए। काई बी अपॉन में काई ए इंटू 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ ए। इस चीज़ को अपने को याद रखना है। ठीक है, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी की रिलेशन की बात करें तो मोलैरिटी का और मोलैलिटी का रिलेशन हो जाता है मोलैरिटी इक्वल टू MD अपॉन में 1 + M इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ B अपॉन में 1000। अपॉन में 1000 क्यों किया भैया, वो केजी के अंदर था ना, उसको अपन ने कन्वर्ट करने के लिए कर दिया ग्राम के अंदर। इतना आगे आपको समझ में, यहाँ तक अपने को सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है,
कभी भी आपको मोल के बारे में लिखना है तो मोल क्या हो जाता है, मोल क्या हो जाता है, मास अपॉन में मोलर मास, या फिर गिवन वेट अपॉन में हो जाता है एटॉमिक वेट। मेरे को तो इस तरह से याद है, गिवन वेट अपॉन में क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट हो जाता है। या फिर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na हो जाता है, जहाँ पर Na की वैल्यू क्या हो जाती है, Na की वैल्यू हो जाती है 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। परसेंटेज कंपोजिशन अगर अपने को किसी भी एटम का निकालना है, जैसे आपसे बोल दिया कि परसेंटेज कार्बन निकालो, आपसे बोल दिया परसेंटेज हाइड्रोजन निकालो, आपसे बोल दिया परसेंटेज नाइट्रोजन निकालो किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये कोई कंपाउंड दे दिया, इसके अंदर पूछ लिया कि परसेंटेज ऑफ समथिंग समथिंग निकालो। कैसे निकालेंगे अपन लोग, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एटम का निकालेंगे अपन, उस एटम के एटॉमिक मास से मास को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम्स से, ठीक है, अपॉन में कर दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100 कर दो, ठीक है। अब जैसे Na2CO3 के अंदर अपने को परसेंटेज ऑफ Na निकालना है, तो Na का सबसे पहले जो एटॉमिक वेट होता है, मैं क्या करूँगा, एक एटॉमिक वेट की जो है आपको सारे के सारे एटॉमिक वेट याद हो जाएंगे, उसकी मैं एक ट्रिक वाली वीडियो बना दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है, जिसके अंदर 2 मिनट के अंदर आप सब सारे के सारे जितने भी 20 तक के एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक वेट ट्रिक से देख सकते हैं, मतलब ट्रिक से बना सकते हैं, याद कुछ नहीं करना है उसमें, ट्रिक से आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ Na का देख लेते हैं 23 इंटू कितने आइटम्स है इसके, 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया इंटू 2, अपॉन में क्या कर दिया अपन लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कि 23 इंटू 2 प्लस का कार्बन का कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 यानी कि, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो इससे ये आ गया अपना। डेंसिटी के अंदर कितने टाइप की हो सकती है, या तो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो सकती है या फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब भैया एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी के अंदर किसके लिए होता है, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए हो सकती है, या फिर गैसेस के लिए हो सकती है। अगर सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए डेंसिटी है तो डेंसिटी कितना हो जाता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मैंने आपको बता दिया। और गैसेस की बात करिए तो क्या हो जाती है, डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है PM अपॉन में RT। क्या हो जाता है, डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है PM अपॉन में RT, ठीक है, जहाँ पर R की वैल्यू क्या है 0.083 लेते हैं अपन लोग बेसिकली। रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं, या फिर ये किसके अंदर देखते हैं अपन लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी में। इसमें भी वही 2 केस बन जाते हैं, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए, या फिर गैसेस के लिए। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर अपन लोग गैसेस की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाती है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2, जहाँ पर M क्या है, मोलर मास है गैसेस का। वेपर डेंसिटी क्या हो जाती है, वेपर डेंसिटी हो जाती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2, ये यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको देख सकते, आगे आप देख सकते हो। एवरेज एटॉमिक वेट का क्या फॉर्मूला हो जाता है आइसोटोप्स के लिए, मैंने आइसोटोप्स हो, आइसोबार और आइसोटोन, इनके अंदर क्या क्या होता है इसकी मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बताई रखी है, ठीक है। तो आप उसे वो जाकिर खान टोपी पहन के वो बार में जाता है, वहाँ पे अंसारी क्या है नस्ल टोन के अंदर गाना गा रहा होता है, ठीक है। ये वाली मैंने आपको ट्रिक बताई थी किसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बताई थी, तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई आइसोटोप, आइसोटोन और वो जो भी है इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एवरेज एटॉमिक वेट कितना हो जाता है अगर अपने को आइसोटोप की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, ये हो जाता है आइसोटोप वन का परसेंटेज, आइसोटोप 1 का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ 1, आइसोटोप 2 का परसेंटेज इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 2 अपॉन में 100 कर देंगे। इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इस पूरे के पूरे चैप्टर का, और इससे 110% श्योरिटी है कि सवाल बनता ही बनता है। अगर इसके अंदर अगर अपने को कभी भी स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करनी है क्वेश्चन के अंदर तो इस चीज़ का यूज़ लेते हैं। कभी भी अगर अपने को इस तरह से दे रखा है 2SO2 प्लस का O2 गिव्स 2SO3, या फिर ऐसे कोई भी रिएक्शन दे दी, ठीक है, बेसिकली अपने को ये दे रखा है और अपने को ये पूछ लिया, ठीक है, तो ये पूछ लिया कि भाई ये इतना दे रखा है तो इससे ये कितना बन रहा है, या इसके मोल कितने हैं, इसका कुछ भी कितना है, मतलब इसके बारे में कोई भी डिटेल पूछ ली, तो अपन लोग क्या करेंगे, इनिशियल मोल लिख लेंगे सबसे पहले, कितने दे रखे इनिशियल मोल यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे नीचे, अब जैसे यहाँ पे इनिशियल मोल इसके मान लेते हैं 4 गिवन है, इनिशियल मोल इसके 6 गिवन है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो मोल अपॉन में कॉफिशिएंट, इस तरह से अपन लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मोल है और यहाँ पे मोल के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट को लिख देंगे, तो 4/2 आ गया, 6/1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि भैया इसके अंदर से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से यहाँ पर चेंज आ रहा है, यानी कि इसको चेंज करने से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इन चीज़ों में चेंज आ रहा है, या फिर इसकी वजह से ये बन रहा है, ठीक है, ये पूरा कंज्यूम होकर बना रहा है। तो इसके अंदर क्या है, SO2 तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। SO2 क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसको 2 से काटा तो यहाँ पे 2 और 6 के अंदर छोटा कौन सा ये है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये 6, ठीक है। अब इसके बाद में अपन लोग क्या करते हैं भैया, अपन लोग क्या करते हैं, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसको अपन लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन लोग क्या लिख देते हैं, 2 × 0 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 × 0, क्योंकि ये तो क्या है पूरा कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका एक वो है कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 - का 2 × 1 कर दिया, जहाँ पर कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे बस ये जैसे ही लिखा, ज़्यादा में से अपन लोगों को क्या करना है, कम घटाना है, यानी कि ज़्यादा में से अपन लोगों को कम घटाना है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि 4 मोल ये बनेगा,
या फिर 4 ये बन रहा है। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। अब चलो मैं आपको क्या है बड़ा प्यारा सा 2023 का 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। उससे क्या होगा, आपको एकदम कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी कि अपन लोग इस लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कोई अपने को 5 मोल्स दे रखे हैं BaCl2 के, ठीक है, 5 मोल्स BaCl2 के दे रखे हैं, उसको मिक्स किया गया है 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 के साथ में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कितने बन सकते हैं, ठीक है भैया, ये बताना है कि कितने बन सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, ये रिएक्शन लिखी, इसको आप लोग जितने आपकी हिम्मत है ना बैलेंस करने की वो कर लिए। अगर आप बोलेंगे कि भैया मेरे को तो बैलेंसिंग ही नहीं आती, अब बैलेंसिंग नहीं आती तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का जब अपन लोग अभी शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा बड़े प्यारे तरीके से और बहुत ज़्यादा ईजिली अपन लोग बैलेंसिंग सीख लेंगे। इसके बाद में कभी भी अपने को बैलेंसिंग के अंदर दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को इनिशियल मोल कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं BaCl2 के, 2 दे रखे हैं Na3PO4 के, 2 यहाँ पे दे रखे हैं Na3PO4 के। अपने को इसके निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, मोल अपॉन में कोफिशिएंट लिख लिया। मोल अपॉन में कोफिशिएंट लिख लिया, 5/2 आया, 2/2 आया। ठीक है भैया, इसके अंदर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये यानी कि ये तो हो गया अपने लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/3 माइनस का अपन लोग कर देंगे, 5/3 माइनस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। बेसिकली ये आ गया 2/3। अब यहाँ पर अगर ये आ गया है 2/3 और तो 2/3 इंटू अपन लोग कर देंगे 3 से, तो 3 से 3 ये तो 2 आ गया। अब यहाँ पे ये 2 बन रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन लोगों ने लिख दिया था 2 इसका जो यहाँ पे 1 इसका यहाँ पे लिख दिया था लिमिटिंग रीजन, तो यहाँ पे 1 आ गया और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो अपना क्या आ गया, 1 मोल बन रहा है Ba3PO4 ट्वाइस, 2 मोल Na3PO4 से 1 मोल Ba3PO4 ट्वाइस बन रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल कितने बन सकते हैं, 1 ही बन सकता है। आगे अपने को समझ में क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपेरिकल या फिर मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला वेट इक्वल टू हो जाता है अपने n इंटू इंपेरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, या फिर मॉलिकुलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू ये इंपेरिकल फार्मूला के। इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आपसे, इसमें क्या पूछा जाता है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। बस आप एक बार देखते जाइए कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। आपको इस तरह से दे रखा होगा CxHyO2, इसमें कार्बन का परसेंटेज दे दिया होगा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, मतलब कि जब सभी एटम्स का आपको परसेंटेज दे दिया होगा। उसके बाद में आपसे पूछ लेंगे कि भैया इसका मॉलिकुलर फार्मूला बताओ हैं। अगर अपने को मॉलिकुलर वेट दे रखा है तो मॉलिकुलर वेट इसका दे रखा है 118। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे तो तीनों के तीनों को लिख दिया। उसके बाद में जितना परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है उनको अपन लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या, परसेंटेज अपॉन में अपन लोगों ने इसका कर दिया एटॉमिक वेट, तो यानी कि 40.6 अपॉन में कार्बन का एटॉमिक वेट कितना हो जाता है 12, 5 अपॉन में हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 1, तो ये लिख दिया। 54.4 अपॉन में 16 लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपने ये पूरे के पूरे आ गए। लेकिन अब ये तो क्या है, इनको अपने को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3.3 है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 33/10। भैया ये तो क्या है रेशनल, ये तो क्या है रेशनल है, यानी कि P/Q की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अगर ये P/Q की फॉर्म के अंदर है तो इसको अपने को सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब कि अपने को इसको जैसे कि 1, 2, 3 इंटीग्रल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, 5 है, 3.3 है, 3.3 है, अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटा होगा। क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा उससे अपन तीनों के तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो अपन ने 3.3, 3.3, 5 और 3.3 में से यही छोटा है तो उसको डिवाइड कर दिया, तो 1 आया, यहाँ पे 1.5 आया, यहाँ पे 1 आया। अब भैया ये भी सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, तो आप क्या करो, इसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अब जैसे 1.5 है, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। तो कितने बन रहे हैं, x कितना हो जाएगा इसके अंदर 2 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा इसके अंदर 3 हो जाएगा, और ये तो अपने को 2 दे ही रखा था। ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो क्या बन गया, C2H3O2 बन गया। ये क्या आ गया, इसका इंपेरिकल फार्मूला आ गया। और मॉलिकुलर फार्मूला किसके बराबर हो जाता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला के बराबर हो जाता है दोस्त। तो मॉलिकुलर फार्मूला अपने को कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा अपने मॉलिकुलर फार्मूला वेट अपॉन में इंपेरिकल फार्मूला वेट, यानी कि मॉलिकुलर फार्मूला वेट 118 दे रखा था। इंपेरिकल फार्मूला वेट कैसे निकालेंगे, इसका करेंगे 12 इंटू 2 प्लस का, 3 इंटू 1 प्लस का, थोड़े आप भी हेल्प करो यार साथ साथ में, 16 इंटू 2, बस ये इसका क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो यानी कि 2 आ गया। इसका आंसर मॉलिकुलर फार्मूला अपना ये आ गया बेसिकली। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला कर दिया, मॉलिकुलर फार्मूला अपना आ गया। अब मूल कंसेप्ट अपना इतना सही है। मूल कंसेप्ट के अंदर क्या इसके अलावा कुछ भी है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जीरो पढ़ना है बिल्कुल इससे ज़्यादा। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, अपन लोग बात करेंगे EM रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, C/λ हो जाती है। अरे भैया ये तो याद ही नहीं रहेगा कैसे हो जाता है आपको। एनर्जी इक्वल टू अपन लोग क्या लिखते हैं, hν लिखते हैं, जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो H/λ लिखते हैं ना। इसी तरह से आप इसको याद रख लो, तो अपने को ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। जहाँ पे C क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। V क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ हो जाती है। AM स्पेक्ट्रम की वैल्यू की बात करें कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, UV रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और ये माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ये मैंने आपको EM वेव्स के अंदर ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत तरीके से समझा रखी है। उसके अंदर मैंने आपको पता है क्या बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, यहाँ से लेके रेंज तक की मैंने आपको ट्रिक बताई है। याद करना नहीं बताया, मैंने आपको बताई है ट्रिक। उससे आप क्या करोगे, आंखें बंद करके सारी की सारी जितने भी है ना इन सब की रेंज 1 by 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको वो वाली चीज़ देख लेना आप EM वेव्स के अंदर से जाके,
और स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जब अपन लोग जाते हैं तो क्या करेंगे, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, अपन लोग एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, एच म्यू यानी कि एच सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे सी इक्वल, ये म्यू कितना हो गया, सी बाय लेमडा हो गया। तो लेमडा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू इज इन्वर्स, ये लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेमडा अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। विबग्योर के अंदर क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट क्या करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। ये चीज़ अपने को पता चल गई। अब अपन लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, इक्वल टू एच बाय लेमडा होता है, एच न्यू होता है इक्वल टू 12400 अपन में लेमडा, एमस्ट्रॉन्ग के अंदर इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर हो जाता है। एक इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई। अब ये जो चीज़ है आप बोलोगे कि ये सारी हमको कैसे याद होगी, कि नैनोमीटर में क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग में क्या होता है, पिकोमीटर में क्या होता है, फेरोमीटर में क्या होता है, ये सारी चीज़ होगी। मैंने जो आपको ट्रिक है वो मैंने कहाँ पे बता रखी है आपको, एक मोदी मेलोनी करके है एक ट्रिक चैनल के ऊपर, 3-4 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी ये बता रखी है। और एक यूनिट कन्वर्जन की भी बता रखी है, जिसके अंदर MLTA जो होता है ना, उसकी भी पूरी की पूरी ट्रिक बता रखी है। मैं अभी आपको आई बटन के ऊपर इसको पिन मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस चीज़ की लिंक मिलेगी, तो आप उसके ऊपर जाके इसको देख लीजिएगा। अभी आप क्या करें, अभी आप इसको समझने में ध्यान दें। उधर ये सारी चीज़ें तो क्या है, ईजी ये तो कवर हो जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स जिसने पढ़ी उसको ये सारी चीज़ बताइए। MVR इक्वल टू NH/2 पाई हो जाता है। रेडियस 0.529 इंटू n² हो जाता है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, या फिर 2.18 × 10⁻6 इंटू Z/n हो जाता है। टोटल एनर्जी की बात करें वो कितना हो जाता है, -13.6 इंटू Z²/n² हो जाता है। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाती है माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2। ये अपन ने कहा पढ़ा था, ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ा था, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा था। अब अपन लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ रहे हैं। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, n³ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 फ्रीक्वेंसी के। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, किसके 13.6 इंटू Z² हो जाता है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाती है, 13.6 इंटू Z², और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है 1/(1 - 1/n²। ठीक है, आगे इतना सब कुछ समझ में। एक्साइटेशन एनर्जी एक जो है वो बच्चे को याद नहीं होती है, और टाइम पीरियड का जो है ये रिलेशन भूल जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, n³ Z² रखेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछ लिया तो अपन लोग इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2π/ω हो जाता है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π/ टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कि ओमेगा का जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, Z²/n³ आ जाएगा, कोई अगर गलती से आपसे पूछ ले तो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर ये क्या बोलते हैं, बाबू एंड लाल। इससे मैंने आपको याद कराई थी पूरी की पूरी। ठीक है, और ये जो है ये विजिबल होती है, इंफ्रारेड होती है, इन सब की ट्रिक भी मैंने आपको क्या बता रखी है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये बता रखी है। फिर भी मैं आपको वापस से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ये क्या हो जाती है, अगर आपको याद करना है, अगर आपको रात को बोर्ड की रात को या फिर किसी भी एग्जाम की रात को दोस्त आपको फ़ोन करके पूछता है कि भैया कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बता दे, तो आप क्या बोलते हो, पहला वाला चैप्टर तो क्या है तू छोड़ दे, क्योंकि ये क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला चैप्टर क्या अनइम्पॉर्टेंट है, तो यू से क्या हो जाएगा, यूवी रेज। अब सेकंड बोल दे तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड तो छोड़ के जाना ही मत, तो एग्जाम के अंदर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी से वी है यानी कि विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप बोलते हो थर्ड, भैया थर्ड क्या है, थर्ड भी अपने हैं, थर्ड अपने इंपॉर्टेंट है, फोर्थ अपने इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ अपने इंपॉर्टेंट है, बाकी 1 मिलियन तक जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब तू पूरी रात बैठ के पढ़ता रहे और मैं सो जाऊँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रेज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई अपने को, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर से कुछ याद करना है कि अभी तक कुछ याद नहीं करना भाई, एकदम चिल चल रहा है। बस ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, जहाँ पे ये क्या लगा रखा है, ये लगा रखा है। ठीक है, 1/λ इक्वल टू RH इंटू Z², 1/n1² माइनस का 1/n2² होता है। यहाँ पे RH जो जाता है वो क्या हो जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, n1 कौन सा लेते हैं अपन लोग, लोअर एनर्जी लेवल लेते हैं, और n2 कौन सा लेते हैं अपन लोग, हायर एनर्जी लेवल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी हो जाती है, मैंने आपको क्या बताया था, Δn इंटू Δn प्लस का 1/2। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी बता रखा है, तो कोई वापस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू H/p हो जाता है, या फिर लैम्डा इक्वल टू H/mv हो जाता है। और इस mv को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू H/√2m लिख सकते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, qv लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ भी अपने को पहले से बताएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है, जहाँ पर n क्या हो जाता है, वेव नंबर हो जाता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, हाँ बिल्कुल याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए, लैम्डा इक्वल टू जाता है 12.24/√v, या फिर लैम्डा इक्वल टू जाता है 150/v। बेसिकली ये वाली ज़्यादा काम आती है, एमस्ट्रॉन्ग वाली, तो इसको आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए। हाइजेनबर्ग चर्चा का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये क्या देता है, Δx.Δp इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है H/4π। या फिर ये भी कह देता है कि Δx इंटू डॉट चेंज इन वेलोसिटी वो जाता है H/4πm। Δ_Δt इज ग्रेटर देन H/4π। Δx डॉट डेल्टा इन चेंज इन वेवलेंथ इक्वल इज ग्रेटर देन λ²/4π, जहाँ पे H/4π की वैल्यू क्या हो जाती है 0.52 × 10⁻⁻34, और m क्या हो जाता है यहाँ पे, मास इन kg हो जाता है। किस में हो जाता है, मास इन kg हो जाता है। किस में हो जाता है, मास इन kg हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम मतलब
एक अपन लोग क्या करते हैं कि एक एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की वजह से क्या करता है, वो एक वेवलेंथ को इमिट कर देता है, वेवलेंथ इमिट कर देता है या फिर रेडिएशन को इमिट कर देता है। ठीक है, इसको याद करने की मैंने आपको टिक बता रखी है, वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल। वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल से अपन लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको एक बता रखी है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसकी भी ट्रिक बताई है। इक्वल टू क्या हो जाता है, ये फ्लक्स प्लस का काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मैंने इसको किस तरह से याद रखा है, मैंने इसको याद रखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस का फाई। इस तरह से एक रिलेशन याद रखा है। और बाकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो वो कितना हो जाता है, वी नॉट इक्वल टू याद रखा है एच न्यू माइनस का एच न्यू थ्रेशोल्ड अपॉन में ई इस तरह से। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ई वी नॉट हो जाता है, अगर अपने को नहीं पता हो तो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है, इसका मतलब कि अपने को क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और करंट भी बढ़ता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। क्या इसके अलावा कुछ भी और अपने को पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर के अंदर ये क्या है, इस तरह से टेबल बनाई है ताकि आप इसको कभी भूले ही ना। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एल एम एस अपन इस तरह से लिखते हैं। एन किसके अंदर, एन क्या बताता है, ये बताता है अपने को शेल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल के बारे में। एल क्या बताता है, सब शेल या सब ऑर्बिट या फिर सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। एम क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है भैया कि ये माइनस एल है प्लस एल है, इस तरह से बताता है। ठीक है, और स्पिन क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बता देता है अपने कि इसका स्पिन कैसा है भाई, ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, किस तरह का है ये, मतलब कि ये ऐसे क्लॉकवाइज है या फिर क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये बताता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एन के अंदर कौन सा हो सकता है। एन यानी कि हो सकता है के एल एम एन ओ, इसको अपन कैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देते हैं। के लिए 1, एल के लिए क्या लिखते हैं 2, एम के लिए लिखते हैं 3, एन के लिए लिखते हैं 4, ओ के लिए लिखते हैं 5। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अपने को बताइए, एम इक्वल टू हो जाता है एन एच अपॉन 2 पाई। टोटल ऑर्बिट्स कितने हो जाते हैं इसके अंदर, हो जाते हैं एन स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या अपने को ये चीज़ याद रहनी चाहिए, बिल्कुल 110% श्योरिटी के साथ याद रहनी चाहिए। कभी भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए। एजीमेटल क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं, यानी कि एल के अंदर क्या हो जाता है, एल कहाँ से लेके कहाँ तक लाया करता है, एल हमेशा 0 से लेकर n-1 तक ही लाया करता है। और अपन कैसे लिखते हैं, एस के लिए हो जाती है अपने 0, पी के लिए 1 हो जाती है, डी के लिए क्या हो जाती है 2 हो जाती है, एफ के लिए क्या हो जाती है 3 और जी के लिए हो जाती है 4 वैल्यू। ठीक है, SPDF लिख देंगे, 0 1 2 से स्टार्ट करते हैं। एल 0 से लेकर n-1 तक ही लाया करना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन में 2 पाई, एल अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1 और बाकी यही एच अपॉन में 2 पाई। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, एल अगर अपने को दे रखा है और पूछ लिया कि भाई टोटल ऑर्बिटल्स बताओ तो कितने हो जाते हैं, 2l प्लस का 1 हो जाते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, ट्वाइस ऑफ 2l प्लस का 1। कभी भी इलेक्ट्रॉन पूछ ले क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाया करता है, माइनस का एल से लेके प्लस के एल तक के बीच में लाया करता है। जहाँ पर अगर अपन लोग एल को ऐसे, तो इसके अंदर टोटल नोड कितनी हो जाती है, n-1 हो जाती है। रेडियल या फिर स्पेरिकल नोड कितनी हो जाती है, n-1 L-1 हो जाती है। टोटल नोडल प्लेन कितने हो जाते हैं, एल हो जाते हैं। एंगुलर नोड कितनी हो जाती है, एल ही हो जाती है। ठीक है, तो कैसे याद कर लिया, टोटल नोड हो जाती है n-1, रेडियल या फिर स्पेरिकल नोड कितनी हो जाएगी, n-L-1 यानी कि n-L-1 यानी कि नल्ला पाव। और एनर्जी ऑफ सबशेल की बात करें, एनर्जी ऑफ सबशेल किसके अंदर, बोहर ब्लरी रूल बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोल देते हैं इसको, n प्लस का l रूल बोल देते हैं। कभी भी अपन से क्या बोल दिया कि कोई 4 सबशेल दे दी, उस अपने अब अपन से पूछ लिया कि इसकी एनर्जी का ऑर्डर बताओ, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है PYQ के अंदर। अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी, जो PYQ वाला सेशन आएगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है n प्लस का l, जहाँ पर एनर्जी इज डायरेक्टली, अगर n प्लस का l सेम है, n प्लस का l यानी कि k, ये n तो अपने को पता ही है प्रिंसिपल KLMN का k, और ये l अपने सेम है, तो उसके बाद में अपन देखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले अपन ये देखेंगे, उसके बाद में अगर ये सेम मिला तभी जाकर ये देखेंगे, नहीं तो अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या बताता है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। एस क्या हो सकता है, या तो प्लस माइनस का, या तो प्लस का हाफ हो सकता है या माइनस का हाफ हो सकता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस प्लस एस इंटू एस प्लस का 1 एच अपॉन में 2 पाई, जहाँ पर एस क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, टोटल स्पिन की बात कर लेते हैं। टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का n अपॉन 2 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाती है, जहाँ पर ये टोटल ऑर्बिटल में थी 2l प्लस का 1 थी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2s प्लस का 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये 2s प्लस का 1 हो गई। और यहाँ पे s कितना हो गया, यहाँ पे हो गया n/2, ऐसे यहाँ पे कितना हो गया, n अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना आपको एकदम तरीके से समझ में आ गया, जहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। ठीक है, इस चीज़ को मैं मतलब आप एक बार वापस से रिवाइज कीजिएगा वीडियो के बाद में, और हो सके तो इसको कमेंट के अंदर ही यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 2, और यहाँ पे ये 3 4 चीज़ें टोटल आप लिख के जाइएगा। उससे क्या होगा, आपको ये जो चीज़ें है वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं फटाफट से थर्मोडाइनमिक्स। रिडॉक्स रिएक्शन को अपन लोग लास्ट में देख लेंगे।
उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी अपने को चीज़ें कवर करनी है ना, तो लास्ट में अगर देखेंगे तो सही रहेगा। थर्मोडाइनमिक्स देख लेते हैं। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के अंदर कौन से हो जाते हैं। एक तो क्या हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है, एक आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता है, एक आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, अब देखो पी वी इक्वल टू NRT होता है, इसके अंदर आइसोथर्मल के अंदर हो जाता है टेम्परेचर जीरो हो जाता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाता है। आइसोकोरिक के अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाता है। आइसोबारिक के अंदर चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाता है। आइडियाबैटिक के अंदर Q इक्वल टू हो जाता है अपना जीरो। क्या आपने को ये सारी बातें समझ में आती है? बिल्कुल अच्छे तरीके से आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद में अगर अपने को कभी भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस की ग्राफ दे दे कि भाई PV कर्व का अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये जो नोट्स है इनका रेफरेंस अपन ने ले रखा है यहाँ पे। सिंपली कंसाइज करके एक चैनल है, उनसे अपन लोगों ने इनका क्या ले रखा है, रेफरेंस ले रखा है, ठीक है। और ऊपर जो है वो जेड वाली एक्स से लिया था, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो है अगर अपने को डेल्टा P इक्वल टू जीरो दे रखा है तो अपन लोग PV ग्राफ के अंदर कैसे बनाएंगे, ऐसा बना देंगे, ठीक है। डेल्टा V इक्वल टू जीरो दे रखा है तो अपन लोग ऐसा बना देंगे, ठीक है। डेल्टा T इक्वल टू जीरो है तो ऐसा बनेगा ग्राफ, या फिर Q इक्वल टू जीरो है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। यू अंडरस्टैंड? अपने को कभी भी ग्राफ दे रखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि PV कर्व के अंदर करके अपने को इस तरह से ग्राफ दे रखे तो हम लोग समझ जाएंगे ना कि इसके अंदर क्या जीरो है क्या नहीं है जीरो, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो कभी भी वापस से मतलब सही नहीं किया जा सके। जैसे अगर A से B बन गया है तो वो अब बन चुका है, B से अपन वापस A नहीं बना सकते। लेकिन रिवर्सिबल क्या हो जाता है, रिवर्सिबल यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। A से अगर अपना B बना है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, B से वापस से A भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, रेक्टेंगुलर आइसोथर्म भी बोल देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इक्वल टू हो जाता है Q प्लस का W, जहाँ पर अपन लोग इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ये क्या है, ये एक सिस्टम है। अगर अपन लोगों ने सिस्टम के ऊपर क्या किया है, पॉजिटिव वर्क किया है, तो मतलब क्या है, सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हुआ है यानी कि वर्क डन एट सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी। और वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, हीट की बात कर रहा हूँ मैं, रियली सॉरी। अगर अपन लोग हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या हो जाती है, पॉजिटिव। हीट रिलीज बाय द सिस्टम हो जाती है नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाता है पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसको आप किस तरह से याद रखेंगे, इस डायग्राम से याद रखेंगे। आप कभी भी है ना साइन कन्वेंशन के अंदर कभी भी गलती नहीं करेंगे। मेरे को भी इसी तरह से याद है, आप भी इसी तरह से याद कीजिए, ठीक है। हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी के अंदर क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता हमको, अब समझा दो आप। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हीट कैपेसिटी मतलब हो जाता है क्यू किसके डायरेक्टिव ऑप्शन हो जाता है, मतलब डेल्टा T के, ठीक है। तो Q को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, C डेल्टा T लिख सकते हैं। तो C कितना हो जाएगा, Q डेल्टा T। अब इसके अंदर देख लेते हैं भैया कि C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन में डेल्टा T हो जाता है। C को अपने को पता ही है ना कि ये हो जाती है हीट कैपेसिटी। CM यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी, CM यानी कि हो जाती है मोलर हीट कैपेसिटी, वो क्या हो जाती है, Q अपॉन में N डेल्टा T हो जाती है। CS यानी कि हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाती है, Q अपॉन में M डेल्टा T हो जाती है। CP यानी कि देखो, CP यानी कि क्या हो जाता है, CP यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CV यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरह से अपन लोग बोलते हैं इसको। तो CP क्या हो जाती है अपने NCV, डेल्टा H किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा H हो जाता है अपने NCP डेल्टा T के बराबर, और अपने डेल्टा U किसके बराबर हो जाता है, NCV डेल्टा T के बराबर। ये जो चीज़ें हैं अपने को बाय हार्ट याद होनी चाहिए, और बच्चे को अगर उसने कुछ क्वेश्चंस कर रखे होते हैं तो वो सारी चीज़ें याद हुई जाती है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क क्या हो जाता है अपने P डेल्टा V हो जाता है। P डेल्टा V, डेल्टा V को क्या है, जीरो है। अगर आइसोकोरिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अगर वर्क जीरो के बराबर है तो अपन इसके अंदर यहाँ पे इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नोट अपने को क्या करना है, CP माइनस का CV जो हो जाता है वो R के बराबर होता है। CP माइनस का CV किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर होता है। ये चीज़ अपने को हमेशा याद रखनी होगी, ठीक है। और CP अपॉन में CV को अपन लोग क्या बुलाते हैं प्यार से, गामा बुलाते हैं। गामा या फिर क्या बोल देते हैं इसको प्यार से, पॉइजन्स रेशियो। क्या बोल देते हैं, पॉइजन्स रेशियो यानी कि जहर का रेशियो, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट कैपेसिटी कितनी हो जाती है Q अपॉन में डेल्टा T। और अगर अपन लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन में डेल्टा T। लेकिन Q देखो, आइसोथर्मल के अंदर क्या हुआ था, आइसोथर्मल के अंदर C इक्वल टू हो जाती है Q अपॉन में डेल्टा T, वो तो चीज़ अपने को समझ में आती है। लेकिन आइसोथर्मल के अंदर डेल्टा T जीरो हो जाता है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये क्या है, जीरो है, ठीक है। वैसे ही अगर अपन लोग एडियाबैटिक के अंदर बात कर लेते हैं तो Q अपॉन डेल्टा T हो जाता है, लेकिन यहाँ पर Q क्या है, जीरो के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे C इक्वल टू अपन लोग लिख लेंगे जीरो, ठीक है। तो क्या आपको अभी तक हीट कैपेसिटी से लेके कोई भी प्रॉब्लम्स है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वर्क डन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क डन में क्या हो जाता है, डेल्टा W हो जाता है अपने P डेल्टा V, यानी कि P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर आइसोबेरिक है तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाता है अपना P डेल्टा V। अगर आइसोबेरिक है यानी कि प्रेशर तो क्या है अपने कांस्टेंट है, तो अपने कोई फर्क पड़ता है क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने P डेल्टा V ही रहेगा। या फिर अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू लिख सकते हैं P डेल्टा V हो जाता है, और PV इक्वल टू क्या हो जाता है अपने NRT हो जाता है वैसे बेसिकली। तो वर्क कितना हो जाएगा, माइनस का P डेल्टा V हो जाता है, तो वर्क हो जाता है अपना माइनस का P डेल्टा V, और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू माइनस का NR डेल्टा T। इस तरह से भी अपन लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो कभी इस तरह से आ जाए तो अपने को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आइसोकोरिक की बात कर रहे हैं, अगर अपन लोग आइसोकोरिक की बात करें यानी कि कभी
कभी भी आइसोकोरिक सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि डेल्टा वी तो भैया अपने क्या है, जीरो है। अगर अपना डेल्टा वी जीरो है तो वर्क क्या हो जाता है, माइनस का पी डेल्टा वी हो जाता है, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने को पता होना चाहिए। आइसोथर्मल की बात करें तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाता है, एनआरटी हो जाता है बेसिकली। और अगर अपन लोग आइसोथर्मल के वर्क की बात कर रहे हैं तो क्या इसका फॉर्मूला कुछ दूसरा होता है, बिल्कुल दूसरा होता है, अपने को याद रखना होगा। और अपन क्या कर रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज को इतनी सी जगह में लिख रहे हैं ताकि आपको कोई दूसरी जगह जाके या फिर नहीं, अगर ये आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर इतनी सी चीज़ याद हो गई तो आपको क्या होगा, किसी भी फॉर्मूला के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। अब भैया आइसोथर्मल के अंदर जो है ना वर्क दो तरह के होते हैं, या तो रिवर्सिबल वर्क हो जाए या फिर इरिवर्सिबल वर्क हो जाए। मैंने रिवर्सिबल का मतलब आपको ऊपर बता ही दिया। अगर रिवर्सिबल वर्क है तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिवर्सिबल वर्क है तो अपना P1 इक्वल टू क्या हो जाता है, P2 V2 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2.3 NRT ये लॉग ऑफ V2 अपॉन में V1 हो जाता है। ठीक है, और या फिर V2 अपॉन में V1 है तो क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से अपन लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू लिख देते हैं अपन लोग एनआरटी, एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पी वी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अपने कांस्टेंट। ठीक है, अगर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा अपना P2 V2। अगर P1 V1 अपने P2 V2 के बराबर है तो अपन क्या लिख सकते हैं इससे कि V2 अपॉन में V1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन में P2, मतलब V2 अपॉन में V1 इक्वल टू हो जाएगा P2 अपॉन में P1। इस तरह से लिख देंगे तो 2.3 NRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 आ गया, और यहाँ पे क्या गया 2.3 NRT लॉग ऑफ P2 अपॉन में V1। यहाँ तक P1, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं हुई। वर्क और रिवर्सिबल अपन लिख ही सकते हैं आइसोथर्मल के अंदर। वर्क ऑफ अगर अपने कोई रिवर्सिबल लिखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो अपन लोग क्या लिखेंगे, वर्क को लिख देंगे अपन लोग, वर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस का P एक्सटर्नल, ठीक है, डेल्टा वी यानी कि V2 माइनस का V1। ठीक है, तो ये तो अपने को बचपन से पता है और ये अपन लोगों ने अभी पता कर लिया, तो अपने को ये वाली चीज़ याद कर ली, अभी याद कर लिया अपन लोगों ने, छोड़ा नहीं है, याद कर लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, कभी भी अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, उसमें ये हो जाता है या तो वो प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल। दो तरह की तो हो सकते हैं, ये तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अगर वो वर्क क्या है, अगर जो वो वर्क है वो है रिवर्सिबल, अगर जो अपना वर्क है वो क्या है, रिवर्सिबल है, तो टी की पावर 1 माइनस का गामा, पी की पावर गामा क्या हो जाता है, कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस का 1 हो जाता है कांस्टेंट, पी वी की पावर गामा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये तीनों चीज़ें क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, और क्या हो जाता है इसके अंदर, P2 V2 माइनस का P1 V1 अपॉन में हो जाता है गामा माइनस का 1। एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाता है, Q इक्वल टू 0 हो जाता है बेसिकली, तो अपन लोग उस हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, वर्क रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस का P1 V1 अपॉन में गामा माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डेल्टा यू हो जाता है अपने एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, मैंने डेल्टा यू क्या बताया था आपको, क्यू प्लस का डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है अपने एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू अगर जीरो, ये क्या है, क्यू अगर अपना जीरो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा अपने एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, डब्ल्यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी तो लिख रखा है, आंखें खोलो भाई, अपने डब्ल्यू क्या हो जाता है अपना पी डेल्टा वी हो जाता है ना, वही तो लिख रखा है मेरे दोस्त। ये आ गया अपने को समझ में, तो आपको ये तीनों चीज़ें याद है तो अपना काम हो जाएगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क का। ठीक है, अगर अपन लोग वर्क जो है ये अगर अपने साइक्लिक है, अगर कोई भी ऐसे साइक्लिक दे रखा है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और अपने को इसका वर्क डन पूछ लिया, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको PYQs में करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, फॉर्मूलाज को रिमेंबर करने में, और फॉर्मूलाज किस तरह के होते हैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंक्लूज, यानी कि यहाँ पे अगर अपने क्या है क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या आता है, ए आता है, ए मतलब क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है दोस्त, एडिशन हो जाता है ना दोस्त, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख, एडिशन हो गया है। और क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू देख ले तू, डेल्टा एच और अगर देखो डेल्टा यू के बारे में रिलेशन बताना है तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, इतना देखो आ गया, डेल्टा एच इक्वल टू हो जाता है डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, एंट्रोपी क्या हो जाता है, डेल्टा एस इक्वल टू हो जाता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर। या फिर डेल्टा एस को अपन लोग किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एस को अपन लोग ये भी लिख सकते हैं एन सी वी एल एन टी टू अपॉन में टी वन प्लस का एन आर एल एन वी टू अपॉन में वी वन। और क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एस इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर अपने सी वी है यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अपन ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपने को प्रेशर को कांस्टेंट दे रखा है तो अपन लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन में टी वन। पहले तो क्या आएगा हमेशा टी टू अपॉन टी वन ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रेशर आ गया तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, पी वन अपॉन पी टू लिख लेंगे। किससे लिखेंगे, पी वन वी वन इक्वल टू लिख लेंगे दोस्त पी टू वी टू से। यहाँ पे अगर वी टू अपॉन में वी वन करा तो अपना क्या आ जाएगा, पी वन अपॉन में पी टू आ जाएगा ना मेरे दोस्त, तो पी वन अपॉन में पी टू यहाँ रख दिया। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना बड़े प्यार से क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को एकदम ऐसे कान में आके ये कहता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्या कहता है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये अपने को प्यार से कह देता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस हो जाता है। और अब इसके अंदर वही गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर क्या पूछ लेते हैं अपने को, क्वेश्चन आता है कि ये क्या ये
क्या अपने को ये दे रखा है, ये स्पॉन्टेनियस है क्या, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या, क्या ये इक्विलिब्रियम में है। अब इस टाइम पे जो बच्चा है वो डर जाता है कि भैया ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमको तो करवाए नहीं, तो हमको आते ही नहीं है। अब अपन देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम ये कैसे पता चलता है, कि अपने को ऐसा पता चलता है कि अगर डेल्टा जी अपना क्या है पॉजिटिव है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी क्या है नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये तो अपने को समझ में आ ही जाता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू जाता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच, और डेल्टा जी ऑफ सिस्टम अपन लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का टी डेल्टा एच यूनिवर्स। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम के क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का टी डेल्टा एच ऑफ यूनिवर्स। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है अभी तक आपको, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अपना डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, ये कब हो जाता है, अगर अपना इक्विलिब्रियम के अंदर है तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू लिख सकते हैं 0। तो इसके अंदर डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस का आर टी एल एन क्यू हो जाता है। डेल्टा जी नॉट कितना हो जाता है, माइनस का आर टी एल एन क्यू हो जाता है, जहाँ पर क्यू क्या है अपने के इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। अभी तक अपने को सारी चीज़ें आ चुकी है, इसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं है। अपने को सिर्फ क्या मेमोराइज़ करना है, ये जो 2-3 फार्मूलाज हैं इन चीज़ को, इनको मेमोराइज़ करना है। एक फार्मूला ये वाले हो गए और ये वाला हो गया, इनको मेमोराइज़ करना है। और ये 2 फार्मूलाज हैं, इनको एक बार देखना है। मेमोराइज़ करना है कि नहीं करना है, इनको तो देखना है, ये तो अपने को आते हैं भैया, ठीक है। ये अपन लोगों ने कर ही लिया। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर होता है, माइनस का टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम यूनिवर्स, सिस्टम यूनिवर्स, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, 0 तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। अपन लोगों ने क्या रिवाइज कर लिया है, मूल कंसेप्ट अपन लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। थर्मोडायनेमिक्स अपन लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है, मात्र 35 मिनट्स के अंदर, ठीक है। या फिर अपन लोग अगर 2x के अंदर देख रहे हैं तो 15 मिनट्स के अंदर अपन लोगों ने इन चीज़ को रिवाइज कर लिया है। अपन क्या देख रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम के अंदर है तो क्या हो जाता है कि अगर ए से अपना बी बन रहा है तो बी से फिर वापस से ए बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है इक्विलिब्रियम का मतलब। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अपन लोग इसमें ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर ए कोई है, जैसे क्या है, ए अपनी रिएक्टेंट है और बी क्या है, अपनी प्रोडक्ट है। जैसे जैसे ए अपने कम होता जाएगा वैसे वैसे बी अपना बनता जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और यहाँ पे एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, जिसके बाद क्या होगा, ये दोनों सेम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। इतना आपको समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई है। लॉ ऑफ मास एक्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, अगर अपने को ऐसे दे रखा है अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी, इस तरह से दे रखा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाती है के एफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने के एफ, यानी के एफ क्या हो जाता है, फॉरवर्ड का कांस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर ए की पावर ए, बी की पावर बी, ठीक है। मतलब बी की पावर बीटा, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा बोल रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी के बी, यानी कि बैकवर्ड वाला कांस्टेंट, सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा, इस तरह से लिख लेंगे अपन लोग। तो अगर के ज़्यादा है यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा, अगर जो के है वो कम है तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट स्टेबल हो जाएगा। क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है। अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर ये चीज़ है तो क्या हो जाएगी, के एफ अपॉन में के बी, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये इसकी बराबर हो जाएगी। तो के एफ अपॉन में के बी को अपन क्या लिखते हैं, के सी लिखते हैं बड़ी प्यार से। तो के सी किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, के सी किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन में हो जाएगा अपने रिएक्टेंट, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एस लिख देते हैं, ठीक है। और के पी और के सी के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार 31 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 2024 के अंदर इस वाले क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होती है। ये चीज़ अपने को एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। वांट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वांट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाती है, अगर कोई 2 इक्वेशन है या फिर कुछ भी है तो लॉग ऑफ के टू अपॉन में के वन इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर 1/T1 माइनस का 1/T2, यानी कि लॉग ऑफ के टू अपॉन में के वन इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में 2.3 आर 1/T1 माइनस का 1/T2। अगर अपने जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर अपने एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ अपने को ऑलरेडी पता है। अगर डेल्टा एच अपना नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक के अंदर क्या हो जाता है भैया, अगर आपने गैस में भगोनी रखी है तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, गरम कर रहे हैं अपन लोग उसको, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर अपन लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो अपना के है, टेम्परेचर को अपन लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो के जो है अपना क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर को अपन लोग घटा रहे हैं तो के क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इनके बीच के अंदर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है बड़ी प्यार से, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो वेरी गुड। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन लोग इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर अल्फा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से अपन लोग लिख देते हैं। 2a प्लस बी करने पे क्या बन रहा है, 2c बन रहा है। तो अपन लोग जब भी इसका क्वेश्चन आ जाता है तो अपन लोग क्या कर देते हैं, जैसे अपने को ये क्या दे रखी है, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है रैंडमली
ठीक है। इसके बाद में अपन लोग क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू 0 के ऊपर उसके इनिशियल मोल्स लिख देते हैं कि भैया 3, 2 और 0 ये हमको क्या दे रखे हैं भैया, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर यानी कि मोल इनिशियल लिख दिया, अब अपन लिख देते हैं मोल फाइनल। मोल फाइनल यानी कि 3 माइनस का 2x और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 माइनस का x कर देंगे, 2 माइनस का x कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन करते हैं भैया, यहाँ पे क्या कर देते हैं एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे अपन लोग 0 प्लस का 2x, ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, 2x/, यहाँ पे क्या आ गया 2x/ में यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे हो गया x/2, इस तरह से आ जाता है। किसी अगर अपने को लिखना है तो किसी का लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपने ये 2x/, अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाती है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो जाती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है बेसिकली। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपने को बताइए 2x हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम अपन लोग ले ही रहे, तो 2x/v का होल स्क्वायर, 3 माइनस का 2x/v का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस का x/v का होल स्क्वायर, इस तरह से अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आया आपने को इतना समझ में। अल्फ़ा का जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, अल्फ़ा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस का स्मॉल डी अपॉन में डी इंटू एन माइनस का वन हो जाता है, जहाँ पर कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी है रिएक्टेंट्स की, जिसको क्या बोल देते हैं वेपर डेंसिटी। अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉलिकुलर वेट अपॉन में 2 पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, मोल फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा, वो मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। स्मॉल डी यहाँ पे क्या हो जाता है, वेपर डेंसिटी हो जाती है रिएक्शन की। और एन की बात कर लेते हैं, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाते हैं यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए। अब अपन लोगों ने क्या कर लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम को भी रिवाइज कर लिया है, मतलब अभी तक अपने टोटल 4 चैप्टर्स रिवाइज हो गए हैं 40 मिनट के अंदर या फिर 20 मिनट के अंदर। अगर अपन 2x पे देख रहे हैं तो 20 मिनट के अंदर अपन लोगों के क्या हो गए, 4 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं बेसिकली। अब अपन लोग क्या करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंसाइज्ड है, बहुत ज़्यादा छोटा सा है। अब अपन लोग इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको क्या करूँगा, इसके बाद में pH की वैल्यूज़ भी बता दूँगा, तो आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में बताऊँगा, मतलब ऐसे अलग अलग जगह नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे जाके ये करना है, यहाँ पे जाके ये करना है। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह लिख के बता दूँगा। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठाए, उसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर लिए बस चीज़ों को, उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा। pH कैलकुलेशन देख लेते हैं। pH कैलकुलेशन के अंदर अगर अपने को क्या दे रखा है, कभी भी pH निकालना है तो अपन लोग क्या कर देते हैं, माइनस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ गिवन है, अपने को pH निकालना तो कैसे निकालेंगे, pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अगर अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस गिवन है, अब आपको बोल दिया कि भैया आपको क्या निकालना है, POH निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, माइनस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH+ OH माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या कर रखा है, pH गिवन है और आपको क्या निकालना है, POH निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अपन लोग क्या करते थे, pH प्लस POH किसके बराबर हो जाता है, 14 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो कभी भी अपने को pH दे रखा है, POH दे रखा है, pH दे रखा है तो अपन POH निकाल सकते हैं, POH दे रखा है तो अपन pH निकाल सकते हैं। कभी भी डरना नहीं है कि भैया ये दे रखा है ये कैसे निकालेंगे, पता है भाई अपने को कि ये किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। और ये 14 के बराबर ही क्यों हुआ, क्या आपने बचपन में एसिडिक और ये बेसिक रेंज की वो देखी है, जो वो होती है उसके अंदर अपने को लिख रखा होता है कि 7 के ऊपर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इधर एसिडिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, 14 का हो जाता है pH स्केल जो होता है वो, इसलिए यहाँ पे अपन लोगों ने 14 के बराबर इसको लिया है। अब अपन इसके अंदर टोटल कितने केस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 केसेस होते हैं। इसके अलावा क्या कोई केस होता है, नहीं होता मेरे भाई, बस ये 6 केस है। अगर तू इसको दिमाग में रखेगा तो तेरे सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर इन केसेस के अंदर से ही आएगा। अगर देखो कभी भी क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, ठीक है। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये क्या है, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कोई एसिड क्या है वीक है या नहीं है, ठीक है। ये इसकी मैं क्या करूँगा, अभी आपको टेबल दे दूँगा पूरी की पूरी, उसके बाद में क्या करेंगे, आप सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर अपने को कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर अपने गिवन है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यानी कि क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर होगी। तो अपने को नेगलेक्ट करना है पानी को वाटर के अंदर से। अगर अपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या है, 10⁻⁻6 मोलर से कम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे अपन लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को पानी के अंदर से। आपको इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कभी आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, सिमिलर मेथड लगाएंगे जो अपन लोगों ने ऊपर लगाया है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर हो जाती है, 10⁻⁻14 के बराबर होती है। इस रिजल्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगर अपन लोगों को दे रखा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि आपको दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, क्या ही ये मिक्सचर है भैया, अपने को क्या दे रखा है, कंटेनर के अंदर मिक्सचर दे रखा है। अगर अपने को ये जो प्यारा सा कंटेनर है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दे रखा है, तो अपन लोग क्या है, बहुत ज़्यादा समझदार है। अपने को निकालने के लिए बोला हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी एसिड की, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेस की, ये निकाल के बताओ भैया। अपन कैसे निकालेंगे, अपन लोग निकाल लेंगे N1V1 प्लस माइनस का N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब भैया यहाँ पे बाद में प्लस माइनस क्यों लगा दिया, अगर आपको क्या दे रखे है,
एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको क्या दे रखा है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लस का यूज़ कर लेंगे। क्या आपको समझ में आया इतना? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई शोर वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं वीक एसिड और या फिर बेस दे रखा है, तो वीक एसिड और बेस दे रखा है, तो क्या करेंगे अपन लोग, पी एच इक्वल टू ले लेंगे हाफ ऑफ पी के ए माइनस का लॉग सी। ये क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस का लॉग सी। जहाँ पर ये तो हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब अपने को पी के निकालना आता ही है, के अपने को दे रखा होगा, लॉग सी के अंदर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, पी एच अपने को पता ही है, ठीक है। अल्फा क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन में सी हो जाता है, अगर अपने को कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोल दे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ के इंटू सी हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अंडर रूट ऑफ के इंटू सी हो जाता है। मिक्सचर अगर अपने को दे रखा है, ये देखो ये अपना प्यारा सा कंटेनर है जिसके अंदर क्या भर रखा है, थोड़ा अपने एसिड बेस या ऐसा कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन भर रखा है। अब भैया किसी ने अपने को प्यार से आके बता दिया कि ये क्या है, वीक एसिड है और क्या है, वीक बेस है, या तो मिक्सचर है दो वीक एसिड का, या फिर क्या है, मिक्सचर है दो वीक बेस का। देखो दो क्या है अपने, वीक एसिड है, या तो वीक एसिड प्लस क्या है, वीक एसिड है, या फिर क्या है अपना, वीक बेस प्लस वीक बेस है। अब आप ये पता लगा के दिखाओ कि भैया इसमें है क्या। अरे यार ये क्या बात हुई। अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस किसके बराबर हो जाती है, अंडर रूट ऑफ के वन सी वन प्लस का अंडर रूट ऑफ के वो प्लस का के टू सी टू। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच माइनस किसके बराबर हो जाती है, वही हो जाती है के बी वन सी वन प्लस का के बी टू सी टू। के बी क्या है भाई, ये क्या है, वो बेस वाले का कांस्टेंट है, ये क्या था, एसिडिक वाले का कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि के वन के टू क्या है, के वन के टू बी के बी वन के बी टू क्या है। अगर अपने को मिक्सचर दे रखा है वीक एसिड या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, या फिर अपने को दे रखा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अब अपने को बोल दिया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकाल के दे हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस निकाल के दे। अरे भाई मेरे एच प्लस की निकाल लेगा तो तू एच माइनस की नहीं निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो उसके बाद तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कैसे निकालेंगे, माइनस का सी टू प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ सी टू का स्क्वायर प्लस का फोर के वन सी वन प्लस अपॉन में टू। ये किस तरह का है, माइनस ये प्लस माइनस, ये जो होता है ना फॉर्मूला अपने धाराचार या फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, उस टाइप का है समथिंग समथिंग। तो इस चीज़ को अपन लोग इस तरह से देख सकते हैं, माइनस का सी टू प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ सी टू का स्क्वायर प्लस का फोर के वन सी वन अपॉन में टू, इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसमें एक और वैरायटी बन जाती है, और वो मतलब एक वैरायटी क्या बन जाती है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बन जाती है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये हो जाता है कि अगर अपन ने कभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, एक कोई कंटेनर दे रखा है, इसमें कोई सोल्यूशन है, वो किसका सोल्यूशन है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है, तो अपने के एच कितना हो जाएगा, के एच यानी कि के एच हो जाएगा अपने के डब्ल्यू अपॉन में के हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन में सी हो जाएगा। पी एच निकालना है तो क्या करेंगे अपन लोग, 7 प्लस का, अब स्ट्रॉन्ग वाला है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपन लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो अपन लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था बेस का, देखो ये फटाफट बताओ, ठीक है। वीक एसिड है और वीक बेस का तो अपन लोगों ने ये देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस का अपन लोगों ने देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे अपन लोग हाफ ऑफ पी के माइनस का लॉग सी है, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग दिया हाफ ऑफ पी के माइनस का लॉग सी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर किसका देखा था अपन लोगों ने, स्ट्रॉन्ग बेस का देखा था, ये वीक एसिड या फिर वीक बेस का देखा था, ठीक है। तो उसके अंदर अपन लोगों ने अगर 7 प्लस कर दिया तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो इसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो गई है, तो अपने को चलो पहले ही पता चल चुका, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। के एच क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपन में के बी हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन में सी है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ अंडर रूट ऑफ के एच है, ठीक है। तो पी एच हो जाएगा 7 माइनस का हाफ ऑफ पी के माइनस का लॉग सी, ये तो आई गया। यहाँ पर प्लस था, स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, और यहाँ पे अगर एसिड की बात करती है और पीएच ही निकालना है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। वीक एसिड प्लस वीक बेस की बात कर लेते हैं। वीक एसिड और वीक बेस क्या है, अगर अपन लोगों ने इस कंटेनर के अंदर मिला रखा है तो अपना क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा के डब्ल्यू अपन में के इंटू के बी, के क्या है इसका है, के बी क्या है इसका है, और अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एच हो जाएगा, और पी एच कितना हो जाएगा, पी एच इक्वल टू 7 प्लस का हाफ ऑफ पी के माइनस का पी के बी हो जाएगा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये वाला क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला क्या है, सिमिलर, ठीक है। इतना सा था। अब देख लेते हैं पीएच किसका बफर सोल्यूशन का कितना हो जाता है। बफर सोल्यूशन में भी कितने तरह के हो सकते हैं भाई, या तो फिर अपना होगा एसिडिक बफर, या फिर होगा क्या अपना बेसिक बफर। क्या इसके अलावा कोई दूसरा बफर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर ये इतने को दे रखा है। तो इसमें पीएच कितना हो जाएगा, पी के प्लस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और इसके अंदर कितना हो जाएगा, पीएच इक्वल टू पी के प्लस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये चीज़ हो जाती है पीएच और बफर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अपने को इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ आपको, एक तो मैं आपको बता देता हूँ लॉग की टेबल क्या है, लॉग की जो टेबल है वो बता देता हूँ कि भैया लॉग की कौन से में क्या क्या वैल्यूज़ होती है। और मैं आपको एक और चीज़ क्या बताने वाला था, मैं आपको ये बताने वाला था कि इसके अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये अपन लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये दो चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद में क्या होगा, अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से जाके।
ये देखो कभी log 2 दे रखा है तो log 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.3 हो जाती है, log 3 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.48 हो जाती है। ठीक है 0.3 0.48, log 4 की क्या हो जाएगी 0.3 इंटू अपन लोगों ने log 2 का था तो 2 log 2 कर दिया तो 0.6 हो गई। log 5 की क्या हो जाएगी, इसके अंदर +1 कर दिया तो 0.6 से 0.7 हो गई। log 6 की क्या हो जाएगी 0.7 था, अब यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 8 लगा दिया तो 0.78 हो गई। अब यहाँ पे log 7 ही पूछ लिया सीधा का सीधा, तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.84 हो जाएगा। मतलब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, 6 आया तो यहाँ पे क्या आया 7 8 आया, यहाँ पे 7 8 आया। अब यहाँ पे 7 आया तो क्या हो जाएगा, ये वाला 8 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है उसके बाद में अपन लोग आगे का देखते हैं कि 0.84 आ गया, अगर 8 है तो क्या हो जाएगा 9 तो आएगा ही आएगा, तो 0.9 हो गया, 9 आया तो 0.95 हो गया, 10 आया तो 1 आ गया और 11 आया तो 1.04 आ गया। क्या इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी है? अगर log 2 की जो वैल्यू है 0.3 वो अपने को याद रहनी चाहिए, और एक अपने को log 3 की वैल्यू जो है वो याद रहनी चाहिए 0.48। बाकी इसके अलावा कोई याद नहीं रखोगे तो अपने को एग्जाम में गिवन होती है, तो अपने को बिल्कुल भी इसकी कोई चिंता नहीं करनी। अपने को क्या याद रखना है 0.3 और 0.48। एक मैं आपको इसके अंदर कैलकुलेशन की टिप दे देता हूँ कि भैया अपने को अगर कभी भी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अगर अपने को क्या दे रखा था स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है ना, तो पीएच क्या हो जाता है इसके अंदर, अगर अपने को इस तरह का दे रखा है पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है अगर मान लेते हैं पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ A इंटू 10 टू द पावर माइनस का B दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह का कभी भी इक्वेशन आ गई तो B माइनस का लॉग A लिख देंगे, पीएच को क्या लिख देंगे B माइनस का लॉग A। ठीक है अगर अपने को इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 10 की पावर माइनस का 6 मोलर से कम दे रखी है तो अपन लोगों के जो पीएच आएगा वो हमेशा क्या आएगा 6.9 आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 10 की पावर माइनस के 6 मोलर के बराबर दे रखी है तो पीएच कितना आएगा 5.9 के बराबर आएगा। ठीक है ये मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको उधर बताई दी थी। अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का तो M1 V1 n फैक्टर 1 प्लस का M2 V2 n फैक्टर 2 अपन में V1 प्लस का V2 हो जाता है, जहाँ पे प्लस माइनस का ऐसे लगाते हैं, दोनों एसिड है तो प्लस लगाएंगे, दोनों बेस है तो प्लस लगाएंगे, एक एसिड एक बेस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है पॉलीबेसिक एसिड क्या हो जाता है ये भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है पॉलीबेसिक एसिड क्या हो जाता है H3PO4 है, उसके अंदर से अपन लोगों ने क्या किया एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके बाद में एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, ऐसे एक हाइड्रोजन निकाला, ऐसे हाइड्रोजन निकाल अपन निकाल रहे तो क्या हो जाता है वो एसिड है वो वीक पॉलीबेसिक एसिड के अंदर ऐसे धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है। तो ठीक है इसके अंदर अपन लोग इस तरह से देखते हैं। अब अपन लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली अपन लोग जाते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर से वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे देखते हैं। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड याद हो गए तो तुम पूरा का पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक तगड़ी सी ट्रिक बनाई है, तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, एक बार सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्या याद करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर ये जो सारे के सारे अपने को याद होने चाहिए, लेकिन क्या अपन इनको याद करेंगे? नहीं करेंगे। अपन ने क्या बनाया, एक न्यूमेरिक बनाया, एक न्यूमोनिक बनाया है जिसके अंदर क्या हो जाता है HNO3 नाम की क्या है एक आंटी है, क्या है HNO3 नाम की है एक आंटी। ठीक है आंटी है तो HNO3 जैसे ही क्या करता है HNO3 फिर नहीं कल बाहर आई, मतलब उनकी बालकनी से क्या है आंटी जो है वो बाहर आती है, तो HNO3 कल बाहर आई दिल्ली सारा हकलाने लगा। जैसे ही पूरे दिल्ली ने HNO3 को देखा ना भाई वो हकलाने लगा एकदम दिल्ली की, भाई ये तो क्या ही है ख़तरनाक HNO3 आ गया। ठीक है तो क्या किस तरह से याद रखेंगे, HNO3 कल बाहर आई दिल्ली सारा हकलाने लगा, ऑर्डर के अंदर ही याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये HClO4 होता है, फिर H2SO4 होता है, फिर HI, फिर HBr, HCl। अब दिल्ली सारे से क्या हो गया, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो अपने हो गया इसलिए दिल्ली सारा। ठीक है अब चलो तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड याद हो गए, और सिर्फ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कौन से आते हैं अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कौन से आते हैं अपने लीना की रब से, इसके अंदर तो सबसे पहले आ गए हलीना की रब से, फरियाद वाला आ गया, तो यहाँ पे लीना की रब से ये इतना आ जाता है, और इसके अंदर एक और चीज़ क्या आ जाती है से, और यहाँ पे SR और B आ जाता है। ये क्या है सेकंड ग्रुप के अंदर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो इसके अंदर ये RZ को छोड़ के ये क्या है जितने भी है ना BA और SR ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है अब अपने को ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस याद हो गए सारे के सारे, स्ट्रॉन्ग एसिड याद हो गए। अब इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ याद करना है? नहीं याद करना भाई, मैं तुम्हें इतना तगड़े तरीके से बताता हूँ। अब वीक एसिड जो है इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा जितने भी है सारे क्या है वीक एसिड है। ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा जितने भी है क्या है वो सारे के सारे वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा जितने भी है वो सारे के सारे क्या है वीक बेस है। अब चलो अब अपन लोग सीधा जाते क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। अब तुम मेरे को क्वेश्चंस करके बताओगे कि भाई क्वेश्चंस ये जो है इसके अंदर कैसे करना है। तुम्हें याद हो गया ना क्या बोलते हैं कि HNO3 कल बाहर आई दिल्ली सारा हकलाने लगा, HNO3 कल बाहर आई दिल्ली सारा हकलाने लगा। ठीक है अब अपन लोग मैं क्वेश्चंस के अंदर ये जो आंसर्स दे रखे हैं मैं इनको छुपा देता हूँ, उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें इसका लिख के बताओ कि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, क्या है ये तुम्हें लिख के बताओगे, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके अंदर। ठीक है अब देखो सबसे पहले तो अपने को क्या पता चला कि जो सोडियम है ये किसके अंदर आता है, ये जो सोडियम है इससे अपने को क्या पता चलता है कि ये क्या है एक वीक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
ली ना की रब से फरियाद तो सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक तो ये चीज़ पता चल गई, तो अपन इसको लिख देंगे स्ट्रॉन्ग बेस है ये। और CN क्या था, अब ये बताओ कि जो CN है वो उसके अंदर आ रहा था क्या, फटाफट से बोलो मेरे साथ में। HNO3 कल बाहर आई, HNO3 कल बाहर आई, दिल्ली सारा हकलाने लगा। HClO4 नहीं ये नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा कुछ भी है तो ये वीक एसिड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये वाला पूरा का पूरा हो गया। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है। अब यहाँ पे CH3COO का बताओ, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ये जो N है ये मैंने तुम्हें बताया था ऊपर की लीना की रब से फरियाद, तो इसमें क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। अब CH3CO ये आता है क्या भैया अपने, CH3COO क्या, HNO3 कल बाहर आई, दिल्ली सारा हकलाने लगा। नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का जो है मिश्रण है ये। K2SO4 की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, लीना की रब से फरियाद, K2 के अंदर ये K2 जो है ये क्या है, ये अपना हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे ये SO4 है। अब इसके अंदर ये बताओ कि वो आ रहा था क्या, SO4 आ रहा था क्या अपने, डाइल्यूट H2SO4 तो आ रहा था, ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 आ रहा था, यानी कि क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिश्रण है। NH4Cl की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन क्या हो जाता है, ये HNO3 कल से Cl हो गया ना, अरे आ रहा है ये तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसके बाद में ये क्या है NH4 उसके अंदर आ रहा है क्या, अपने वाले में लीना की रब से फरियाद नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, HCOO इसके अलावा अब NH4 के बारे में अभी अपन ऊपर ही देखा, वीक बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोगों ने देख लिया वीक बेस हो गया। या फिर अगर अपने को ऐसे भी क्लिक नहीं करा तो क्या बोलो, वो लीना की रब से फरियाद में कुछ आ रहा है क्या, नहीं लीना की रब से नहीं ये तो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। अब इसका देख लो HCOO, ये उसमें आ रहा है क्या, जो अपन लोगों ने HNO3 कल बाहर आई, दिल्ली सारा हकलाने लगा, नहीं ये भी नहीं आ रहा, तो अपने क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया। तो ये किसका है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का मिश्रण है, ठीक है। अब अपन लोगों को मैं ये बता भी देता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे क्या था, इसका सोल्यूशंस भी लिख रखे थे, मैं आपको एक बार सोल्यूशन खोल के दिखा देता हूँ कि ये सही है या नहीं है। ये देखो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये हो गया, सारे के सारे मैच कर गए। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम अपने टिप्स के ऊपर हो जाएगा। अब जब PYQs करेंगे ना, तब तुम सारी की सारी चीज़ें लिख के देखना, तुम्हें अच्छे से याद हो गया ना ये। अब इसकी जो PDF अगर तुम्हें चाहिए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट करने के बाद क्या करोगे, लाइक करोगे। अगर तुम्हारा लाइक हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, तुम्हें कमेंट के अंदर ड्राइव की लिंक दे दूँगा, जिससे तुम PDF डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अपना क्या हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपने क्या बच रही है, रिडॉक्स रिएक्शन बच रहा है एक तो अपना, और क्या बच रहा है अपना 12th का जो 3 चैप्टर है वो बच रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अभी अपन लोग मिनिमम 15 मिनट्स में उसको कंप्लीट करके पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। अब अपन फटाफट से रिडॉक्स रिएक्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ही है, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर अपन लोग निकाल के देख लेते हैं। H4P4O12 का निकालना है। इसमें किसका निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है। तो क्या करेंगे, ये देखो 4 × 1 प्लस का, यहाँ पे अपने को फॉस्फोरस का निकालना है, तो क्या करेंगे 4 × प्लस का 1 प्लस का 4 × x, यहाँ पे 4 × x, और ये प्लस का 12 × माइनस का 2 = 0 के बराबर कर दिया, तो 4x किसके 20 के बराबर आया, तो x अपना 5 आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले H4O6 2 माइनस का निकाला, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 4x क्या करेंगे, 4x ये प्लस का 6 × माइनस का 2 = माइनस का 2 के बराबर है, तो 4x माइनस का 12 = माइनस का 2, 4x = हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 12, माइनस का 2 प्लस का 12, ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 4x = 10, x = हो गया 2.5, ये इससे आ गया अपना, ठीक है। अब अपने को ऑक्साइड का जो हो जाता है ना O-2 का, ये कितना हो जाता है, हमेशा -2 हो जाता है। पेरोक्साइड का क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। कभी भी अपने को O2 2- दे रखा है तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड दे रखा है तो O2 की पावर -1 है, तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये चीज़ अपने को क्या होनी चाहिए, हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। अपन लोगों को थायोसल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के सल्फर की कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ये कैसे पता चला भाई, अगर अपने को S डबल बॉन्ड इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे रखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब देखो ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है, -2 हो जाती है, लिख दी। यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे किस तरह से दे रखा है, ऑक्सीजन यहाँ दे रखा है, यहाँ पे ये सल्फर दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की हो जाएगी +1, सल्फर की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -2 दे रखा है। अब ये जो सल्फर है इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये सल्फर है इसकी कितनी होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है तो यहाँ पे सल्फर की कितनी हो जाएगी, -1, हाइड्रोजन का +1 है तो सल्फर या ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -1, तो सल्फर के ऊपर नेट कितनी आ रही है, -2। ये यहाँ पे ये देखो, ये जो माइनस वाले होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो +1 ये +1 +2 +2, तो यहाँ पे कितनी आ गई, -1 आ रही है, और क्या आ रही है, +5 आ रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। एक तो ये पे -1 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है, ये 1, और यहाँ पे 2 और 2 इसके हिसाब से 5 आ रही है।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अगर अपने को इस तरह से निकालना है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, -1 प्लस का 5 अपॉन में 2 कर दिया, इससे क्या आ गई अपनी 2 आ गई एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और 2 -1 है तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यानी कि -1/2 इसी तरह से लिख दिया। और -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/2, ये 2 से 2 कटा, -1 आ गया। ठीक है, इतना अपने को समझ में आया, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? होनी तो नीचे। वैसे इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं किसी भी एटम का अगर अपने को निकालना है तो। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालते हैं अपन लोग Al2O3 के अंदर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 मोल O2 है से क्या बन रहा है, 2 मोल का एल्यूमिनियम बन रहा है। 3 मोल O2 से कितना बन रहा है, 2 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है। तो हाफ मोल से कितना बनेगा, 1/3 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 1/3 × 27 यानी कि 9 ग्राम हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में क्या कर देते हैं, एन फैक्टर। जैसे कि 27 अपॉन में कर दिया 3। एन फैक्टर एसिड का देख रहे हैं अगर अपन लोग बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे HCl है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अपन लोग निकाल सकते हैं बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है एटम के ऊपर। ठीक है, और pH जो है उसके अंदर क्या है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसके अंदर नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन गिवन है तो एन फैक्टर रिएक्शन देखकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके अंदर 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा H3PO4 का, H3PO4 का कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में अपन एन फैक्टर कर देते तो 98/1 98 हो जाएगा। अगर अपने को एन फैक्टर बेस का बताना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बेस, यानी कि अगर रिएक्शन गिवन है तो कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन से टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज 1 मोल ऑफ सॉल्ट के अंदर कितना होगा। जैसे Tk2SO4 दे रखा है, Al2SO4 थ्राइस दे रखा है, तो इसमें SO4 2- हो जाएगा, 4 SO4 2- है तो कितना हो जाएगा, n = 8 हो जाएगा। इसके अंदर 2K+ है और 2Al 3+ है तो यहाँ पे +2 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n = यहाँ पे 8 हो गया। इस तरह से भी अपन लोग देख सकते हैं। अगर अपने को कोई इतना बड़ा गंदा छींची सॉल्ट दे रखा है, छींची सॉल्ट में किस तरह से निकालेंगे, डिपेंड करता है कि किस तरह का है। बस यहाँ पे n = 8 निकाल दिया, n = यहाँ पे 8 निकाल दिया, इंडिविजुअल निकाल दिया ये तो, या फिर पूरे का लेके निकाल दिया। अंडरस्टैंड, इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाते हैं, वो जाता है वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट के बराबर, या फिर मोल इंटू एन फैक्टर के बराबर। वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट के बराबर या फिर मोल इंटू एन फैक्टर के बराबर। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हो जाते हैं, मास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर हो जाते हैं। मोल्स इक्वल टू जाते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ये कैसे पता चला भैया, मोलरिटी क्या हो जाता है अपना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हो जाता है। नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता ही दिया है, मोलरिटी ये इसका सबका बता दिया है भाई। तो इसके अंदर तो ये चीज़ तो मत ही करो कम से कम कि इसका क्या होगा। सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है अपने यहाँ पे क्या रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मेलिटी अपने को पता ही है ना। नॉर्मेलिटी कितना हो जाता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाती है, साइमल्टेनियस, या तो मतलब साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो क्या हो रहा हो, साथ में हो रहा हो। ठीक है, मतलब साइमल्टेनियस मतलब एक एक करके हो रहा हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब सेम एटम का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। दोनों चीज़ क्या हो रही हो, सेम एटम की हो रही हो। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, सिंपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भैया मैं तो तुम्हें एक चीज़ पता है क्या बोलूँगा, अगर तुम्हें एन फैक्टर निकालना आता है तो तुम क्या है सारी चीज़ें कर सकते हो एकदम मुट्ठी में। अब देखो AX/BY को तुम्हारे किस में कन्वर्ट हो रहा है, A to BY में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है +P है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +Q है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे AX/BY का, अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे ये कितने एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम है, X इंटू मॉड ऑफ क्या कर देंगे यहाँ पे P - का Q। क्या कर दिया, X इंटू मॉड ऑफ कर दिया अपन लोगों ने P - का Q। A to BY का निकालना क्या कर देंगे, यहाँ पे ये Z इंटू P - का Q कर दिया। ठीक है, वैसे ही एन फैक्टर निकालें तो क्या करेंगे, X इंटू ब्रैकेट के अंदर P - का R प्लस का Y इंटू ब्रैकेट में Q - का X। ये कैसे निकाला, यहाँ पे ये इस तरह से अपन लोगों ने निकाला कि एन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे X है, X इंटू क्या कर दिया P - का यहाँ पे कर दिया ये Q के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या कर दिया Y = अपन लोगों ने क्या कर दिया Q - का AX/BY है, यहाँ पे क्या है +P है इसकी, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे +R है, यहाँ पे +S है। अब इसके अंदर क्या करोगे, अगर P > R है, Q > S है तो रिडक्शन हो जाएगा, P <R है, Q <S है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये तो अपने को पता चल ही जाएगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कम हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा और ज़्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। P से अपने ये R हो रही है तो उसके अंदर कैसे निकालेंगे, X इंटू मॉड ऑफ ये P - का अपन कर देंगे R। ठीक है, ये इस तरह से निकाल देंगे, प्लस का Y इंटू मॉड ऑफ Q - का S कर देंगे तो नेट एन फैक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना सा। तो Fe3O4 है, Fe3 + CO2 कितना कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, एन फैक्टर निकालोगे तो 1 इंटू 2 - का 3 प्लस का 2 इंटू 3 - का 4, तुम्हारा नेट आ गया 3। बैलेंस करना है अगर तुमको कभी भी ये रिडॉक्स रिएक्शन को किसी को भी अगर एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में, तो मैं तुम्हें एक तगड़े से तरीका बता देता हूँ, उससे तुम्हारी सारी के सारी, इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन वाला मेथड बोल देते हैं।
ऑक्सीडेशन ऑफ वाला मेथड जो है ना, ये अपन लोग यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी इससे हो जाते थे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है और आता नहीं है, तो अपन लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है H2O से। ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाता है OH माइनस से। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एटम का डबल एटम OH माइनस ऐड करना है। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एटम का डबल, अगर अपने ऑक्सीजन एटम 4 रिक्वायर्ड है तो अपने को डबल OH माइनस ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, डबल OH माइनस को ऐड करेंगे। जैसे 4 है तो अपन क्या करेंगे, 8 को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करो, सेलेक्ट करो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हाफ की रिएक्शन। सेलेक्ट कर लो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ की रिएक्शन। उसके बाद में कैलकुलेट करो एन फैक्टर, ठीक है, साइड मॉलिक्यूल का, ठीक है। एन फैक्टर अपने को निकालना आई गया, वो अपन लोगों ने अभी देख ही लिया कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर वाला ये जो है ना नीचे इससे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, फाइंड करना है अपने को मिनिमम रेशियो एन फैक्टर का। मिनिमम रेशियो निकालो एन फैक्टर का, ठीक है। मिनिमम रेशियो निकाल लेंगे एन फैक्टर का, कोई बात नहीं। एन फैक्टर रेशियो का अपोजिट बैलेंस्ड रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। एन फैक्टर रेशियो का अपोजिट बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। क्वेश्चन करते पता चलेगा, अदर एटम बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब देखो क्या करो, सारी चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले इसको बैलेंस करो। एक काम करो, कॉपी के अंदर ये लिखो Fe2+ का Sn+ का 4 गिव्स ये Sn+ का 2 और Fe3+, इस तरह से दे रखा है। तो Fe+2 से क्या हो रहा है अपना, यहाँ पे क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक का एन फैक्टर आ गया। Sn+4 से क्या हो रहा है, Sn+ का 2 बन रहा है, यानी कि 2 का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिख दिया, ऑक्सीडेशन वाली लिख दिया हाफ, रिडक्शन वाला हाफ लिख दिया। अब Fe2+ से क्या हो रहा है, Fe3+ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक एटम है, तो अपन लोगों ने लिख दिया 1 मॉड ऑफ, क्या बोला था मैंने आपको, 2 का 3 करना है। यहाँ पे क्या करोगे, 1 मॉड ऑफ 4 का 2 कर दोगे। एन फैक्टर इसका 1 आ गया, इसका एन फैक्टर 2 आ गया। अब जैसे ही तुम्हारा एन फैक्टर आ गया ना, तो तुमने क्या लिखा है, एन फैक्टर ऑफ Fe2+, और इस 2 अपन लोगों ने क्या किया, एन फैक्टर का क्या निकालना था अपने को, रेशियो निकालना था, मिनिमम रेशियो ऑफ एन फैक्टर। वो कैसे निकालेंगे अपन लोग, यहाँ पे अपन लोग क्या कर देंगे, Fe+2 इस 2 कर देंगे अपन लोग Sn+ का 4, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ रहा था, यहाँ पे 1:2 आ रहा था। अब यहाँ पे क्या किया, इसको फुई कर दिया, फुई मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। ऐसे अपन लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू Fe2+ प्लस का 1 इंटू SN4+ और गिव्स अपने SN2+ और Fe3+। ये अपना स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 क्या हो गया, एन फैक्टर रेशियो का अपोजिट बैलेंस्ड रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। ये अपन लोगों ने सब कुछ सेट करके लिख दिया। अब अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 Fe3+ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या एक ही है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, डन है। चले अब इसको कर देते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। ऐसे ही एक आध और रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं और अपना क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मतलब एग्जाम तक के लिए खत्म हो जाएगा। Cu+NO3- है गिव्स Cu2++ का NO, इस तरह से दे रखा है। Cu क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग इसका Cu से Cu2+ आ रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, 1 मॉड ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 का 0, यानी कि हो जाएगा ये 2, ठीक है। 1 मॉड ऑफ 5 का हो जाएगा, यहाँ पे एटम तो क्या है एक ही है, तो 1 मॉड ऑफ 5 का अपन लोग कर देंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या था, इसका आ गया 3 और इसका आ गया 2। अब जैसे ही इसका 3 आया, अपन ने क्या कर दिया, फुई कर दिया। 3 आया, Cu2NO3 करा, तो 3 कॉपर हो जाएगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 3 कॉपर हो जाएगा, 2 NO3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 Cu लिख दिया, प्लस का 2 NO3- का लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, रिएक्शन के अंदर यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब अपन लोगों ने क्या करा, रिएक्टेंट साइड के अंदर देखा, यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं। 2 ऑक्सीजन है, तो अपने को 2 ऑक्सीजन है, तो अपने को पानी कितना ऐड करना है, पानी कितना ऐड करना है, 2 का डबल, यानी कि जितने ऑक्सीजन है उसका डबल पानी ऐड कर दो, तो 4H2 यहाँ पे ऐड हो गया। अब 4H2 यहाँ पर अगर ऐड हो चुका है मेरे दोस्त, 4H2 यहाँ पे अगर ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 अपन लोग H+ को ऐड कर देंगे। 4H2 ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे करेंगे पानी का डबल अपन लोग H+ ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। आ गया समझ में, बेसिकली ये कर लियो, फिर ये तो तेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे देख, इसका करके दिखा दे चल। Br2 0 है, OH- है, भाई इसको मत देख यार, क्यों देख रहा है बार बार। अब इसको तू एक बार खुद कॉपी में करना, एक बार कर ले भाई, एक बार कॉपी के अंदर कर ले, आ जाएगा तेरे को। और तो क्या है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन ही OH- आ रहा है ना, इसलिए बेसिक मीडियम की है। कुछ नहीं भाई, बेसिक की है तो भी वही करना है, अपने ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H2 ऐड कर रहे थे, OH- ऐड कर लेंगे ना, दिक्कत क्या आ रही है। यहाँ पे H2 ऐड कर रहे थे, H2 तो ऐड करना ही है, OH- इधर की तरफ ऐड करेंगे, कर लेंगे भाई। यहाँ पे OH- दे रखा है, 0 है, 0 से -1 में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, Br, यहाँ पे क्या है +5 भी हो रहा है, ठीक है भैया। इसके अंदर क्या हो रहा है, Br2 से यहाँ पे, अब देख यहाँ पे क्या है, Br2 है, यानी कि यहाँ पे 2 Br के आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 × 0 + का 1 कर दिया यहाँ पे तूने, ठीक है। माइनस का 1 था, यहाँ पे 0 + का 1 कर दिया, ये तेरा 2 आ गया। 2 × 0 - का 5 कर दिया, तो तेरा यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। ये तेरा आ गया, एन फैक्टर 2 आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा तूने, 10 ऑफ Br2, 10 Br2 प्लस का तूने क्या कर दिया, यहाँ पे तूने 10 Br2 तो यहाँ पे कर ही दिया था, और 2 अपने कर दिया BrO3 का,
ये ट्वाइस ऑफ, रुक जा देख मेरी बात सुन, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब फुई फुई करना था ना, तो फुई फुई में इसका रेशियो देखेंगे। यहाँ पे 2 तो इसका आ ही गया, यहाँ पे इसका 10 आ ही गया। अब हम लोग किसका चाहिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है उस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले तो ये बता कि 10 तो Br2 अपन लोगों ने कर दिया और 2 Br2 कर दिए। 10 तो अपन लोगों ने क्या कर दिए, Br2 कर दिए, 2 अपन लोगों ने यहाँ पे ये Br2 कर दिए, ठीक है। ये तो क्या बन रहा है, 20 Br माइनस बन रहे हैं, 4 Bro3 बन रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू ये कर दिया, देख 2 इंटू Bro3 कर दिया और 10 इंटू Br2 कर दिया। समझ आया तेरे को इतना सा, देख ले भाई। फुई फुई कर रहे हैं ना, Fe2+ ले लिया, SN4+ ले लिया, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, फुई फुई कर रहे हैं, रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर ही कर रहे हैं ना फुई फुई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Br2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपने, ये Bro3 है, इसके अंदर फुई फुई कर रहे हैं अपन लोग बेसिकली। तो बेसिकली कर देंगे, यहाँ पे 10 Br2 हो गया और यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे 10 Br2 प्लस का 2 Br2 कर दिया रिएक्टेंट वाली साइड में। फिर रिटर्न ट्रायल से अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस करा। जैसे यहाँ पे बैलेंस करा तो अपने को क्या पता चला कि यहाँ पे 4 4 3 12, 4 1 4 2 8, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 12 अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहे हैं तो अपन लोग क्या ऐड करेंगे, 24 अपन लोग क्या कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 Bro3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 26 OH माइनस ऐड कर दिए, 3 3 4 12 हो जाता है। 13 ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखे हैं, एक पानी भी दे रखा है क्या, अच्छा रिएक्शन में ही दे रखा है पानी, एक तो इसमें ही दे रखा है। 13 वैसे तो करने, देख 4 1 4 2 12 होता है, तो 12 तो अपन लोगों ने कर ही दिए, 12 H2 ऐड करने थे जो कर दिए। और यहाँ पे क्या कर दिए, 26 OH माइनस ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है 13 पानी है इसलिए, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका करके दिखा दे, चलो फटाफट से, लास्ट है भाई, कर ले यार एक बार, आखिरी बार प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ कर ले भाई कर ले। अब देख C2O4 2 माइनस से, C2O4 2 माइनस के अंदर तू ऐड कर रहा है MnO4 माइनस, तो इससे बन रहा है CO2 और Mn2+ बन रहा है। तो देख यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा इसने कुछ और बोल रखा है क्या, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, ये चीज़ बता रखी है इसने। तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2 माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2+। कुछ भी पूछ लिया कि भाई देखो ये दे रखा है, ये इसका इसका मोल इंटू एन फैक्टर दे दिया, इसका दे रखा है और इसका पूछ लिया। वैसे मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू MnO4 मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ CO2 इक्वल टू ये डैश इक्वल टू डैश, ऐसे चलता रहेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। या फिर इसको हो जाता है मोल इंटू एन फैक्टर, या फिर मोलैरिटी इंटू नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 इंटू एन फैक्टर, ये हो जाता है। मेथड 2 क्या हो जाता है, मूल कंसेप्ट लगा दो। कैसे लगाओगे मूल कंसेप्ट चच्चा जी, कैसे करोगे, बैलेंस कर दो रिडॉक्स रिएक्शन को, उसके बाद में क्या करो, वही POC लगा दो, बैलेंस करो POC लगा दो। मैंने तुम्हें POC निकालना इतना तरीके से सिखाया ना भाई कि अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम POC से आराम से कर सकते हो, ठीक है। अभी तक तो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं अपनी पूरी क्लियर ही लग रही है एकदम मस्त तरीके से। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपन लोग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन H2O2 से क्या बन रहा है, H2O माइन। अब देख यहाँ पे H2O2 है, ठीक है, यानी कि O2 2 माइनस है, 2 माइनस है यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसकी -1 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। याद आई तेरे को, पेरोक्साइड होता है ये, हाँ O2 2 माइनस आ गई तो H2O से H2O प्लस OT बन रहा है। यहाँ पे माइनस का 1 हो गई, यहाँ से क्या है माइनस का 2 है। एन फैक्टर क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करो। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का N1 हो जाएगा। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बता रहा है। रिडक्शन का क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, तो इसको तुम किस तरह से लिखोगे, एन फैक्टर आ जाएगा N1 इंटू N2 अपन में N1 प्लस का N2। H2O2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका 2 आ रहा है, 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, तो ये 2 आ गया। 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 0, ये भी 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 अपन में 2 प्लस का 2 कर दिया, 1 आ गया तेरा। कॉपर और HNO3, अब इसका बता दे फटाफट से। कॉपर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NO3 2 दे रखा है, यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कर, स्टेप 1 क्या हो गया, रिएक्शन को तू बैलेंस कर दे। Cu प्लस का 8 HNO3 आ गया, ये से 3। अब तो तू ये ऐसे हवा में कर सकता है ना, बैलेंस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस के तू अंदर तू क्या ही करेगा, तू सिंपल से एन फैक्टर निकालेगा, एन फैक्टर को फुई फुई करेगा, फुई फुई करते ही रिएक्शन लिख देगा सीधा का सीधा, और तेरा आंसर ही आ जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है। ये तूने ऐसे बैलेंस कर दिया, तेरा आ गया एन फैक्टर। भाई ऐसे निकाल ले, कैलकुलेट कर इक्विवेलेंट वेट HNO3 का, निकाल ही सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर एन फैक्टर HNO3 का, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा टोटल चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितना चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दे मॉलिक्यूल का। अच्छा भाई हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा भाई, देख भाई जो स्टार्टिंग से हो रहा है वही तो हो रहा है। इक्विवेलेंट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एन फैक्टर। तुम्हें याद हो गया अच्छे तरीके से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चल देते हैं। अब अपन लोगों ने क्या क्या रिवाइज कर लिया, मोल कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लिया, थर्मोडाइनमिक्स रिवाइज कर लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लिया, आयोनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लिया, रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कर लिया। 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर अपन लोगों ने विथ
विथ मतलब बिल्कुल डिटेल के अंदर रिवाइज कर रहे हैं, तो 70 मिनट के अंदर या फिर 35 मिनट के अंदर अगर अपन 2x में देख रहे हैं तो 35 मिनट्स के अंदर 6 चैप्टर, लिटरली इट्स वेरी बिग। और अपन लोग क्या करते हैं, अब अपन लोग इसके बाद में 12th के जितने भी है ना 3 चैप्टर, इनको फटाफट से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। जैसे अगर अपने को दे रखी है कोई भी एक इक्वेशन XA प्लस का YB गिव्स ZC प्लस का WD, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, वो क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, इस तरह से लिख देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट के लिए क्या अपन लोग यहाँ पे माइनस का यूज़ करते हैं और बाकी प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, प्लस का यूज़ कर लेते हैं। X डेल्टा टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y डेल्टा टी आ जाएगा, माइनस इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन में Z डेल्टा टी आ जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन में W डेल्टा टी। कभी भी अपने को क्या बोल दे, डिसअपियरेंस या फिर अपने को अपीयरेंस लिखने के लिए बोल दे, तो अपन लोग क्या करेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को कभी भी नहीं लिखेंगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर अपन लोग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा ले लेते हैं यानी कि बड़े चेंज के लिए, यहाँ पे डी के अंदर क्या हो जाएगा, छोटा चेंज आ जाएगा। रेट ऑफ लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है XA प्लस YB गिव्स ZC प्लस का WD, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रिएक्शन है, मतलब कि जैसे भी है कोई भी रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी अपने, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी K A की पावर अपने X B की पावर अपने Y, जहाँ पे X और Y क्या है, ऑर्डर हो जाते हैं इस रिएक्शन के, ठीक है, और X प्लस का Y क्या हो जाता है, अगर N है तो N क्या है, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। N क्या हो जाता है, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। वही लिख रखा है यहाँ पे बेसिकली, A अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, B अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो K क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है तो A प्लस B इक्वल टू N, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है। अगर ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है या फिर क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर तीनों एक ही होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर रिडिटरमिनेंट स्टेप भी इसको प्यार से बोल देते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ K क्या हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला है कि यूनिट ऑफ K क्या हो जाती है। अरे भाई ये तो मतलब ऐसा वाला सवाल है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वैसा वाला ये है कि मोलरिटी की पावर 1 माइनस का n, टी की पावर माइनस का 1, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में देख लेते हैं। ऑर्डर का क्या चक्कर है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं, वैसे जैसे अपन लोग चल रहे थे वैसे ही चलते हैं। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डर क्या होती है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। एक्सपेरिमेंटल होती है, ये थ्योरेटिकल होती है। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी क्या हो सकती है, सिर्फ 1 2 या फिर 3 इस तरह से ही हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, कोफिशिएंट के बराबर होता है, ऑर्डर यानी कि कोफिशिएंट हो जाएगा, या फिर डिटरमिनेटिंग स्टेप भी बोल देते हैं इसको प्यार से। और अगर ज़्यादा प्यार आ रहा है तो क्या बोलेंगे, 1 स्टेप रिएक्शन बोल देंगे, और ज़्यादा प्यार आ रहा है तो एलिमेंट्री रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। मोलिकुलरिटी होती है वो किसके बराबर होती है, कोफिशिएंट के बराबर होती है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे कि अपन लोग पढ़ क्या रहे भाई, ये तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये अपन लोगों ने करा लिटिल अमाउंट में जूम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर जो है, अगर अपने कोई भी ऐसे रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से लेके बी बन रहा है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C0 है और इसकी क्या है, CT है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन लोगों ने इनिशियल वो दे रखे हैं, इनिशियल वेट लिख रखा है, यहाँ पे फाइनल वेट लिख रखा है। 100 ग्राम है पहले और 10 मिनट बाद 100 ग्राम है, और यहाँ पे क्या है 0 ग्राम में कन्वर्ट हुआ। 10 मिनट बाद क्या हुआ, 40 ग्राम से 60 ग्राम में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से कुछ दे रखा है, इनिशियल मोल दे रखे हैं, फाइनल मोल अपने को दे रखे हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर अपने को लिखनी है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाता है, रेट अगर अपने को लिखनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे अपन लिख रहे थे ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके अंदर, Ka की पावर n हो जाएगी, जहाँ पर n क्या है 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर अपने को इसके अंदर फर्स्ट में लिखना है तो Ka की पावर 1 हो जाएगा, 2 के अंदर लिखना है तो 2 हो जाएगा, अगर यूनिवर्सल लिखना है तो Ka की पावर n हो जाता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन पूछेगी 10 मिनट बाद जो है, तो CT इक्वल टू हो जाता है C0 माइनस का KT। C क्या हो जाता है अपने इसके अंदर, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, C0 क्या हो जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, T क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, ठीक है। T ऑफ, और इसके अंदर क्या हो जाता है, CT इक्वल टू C0 माइनस का KT हो गया इसके अंदर। तो इस वाले के अंदर क्या हो जाता है, CT इक्वल टू C0 E की पावर माइनस का KT हो जाता है, ठीक है। CT इक्वल टू C0 E की पावर माइनस का KT। और इस वाले के अंदर क्या हो जाता है, सेकंड ऑर्डर के अंदर 1/CT इक्वल टू KT प्लस का 1/C0, 1/CT इक्वल टू 1/CT इक्वल टू KT प्लस का 1/C0 हो जाता है। T ऑफ की बात कर लेते हैं। T ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, C0 अपॉन में 2 के, यानी कि क्या हो जाता है, T हाफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, T हाफ जो हो जाता है ln के ये हो जाता है ln 2 अपॉन में K हो जाता है, ठीक है। ln 2 अपॉन में K, और मैंने आपको ln 2 की वैल्यू क्या बताई थी, 0.693 अपॉन में K हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया। और अब इसके अंदर अगर वैसे ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पूछ ले कि भैया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर T 50% कितना होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, 1/KC0 हो जाता है, जहाँ पर T हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, C0। इट इज़ रिटन हियर, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जस्ट वॉच। T इक्वल टू क्या हो जाता है इसके अंदर, C0 अपॉन K हो जाता है,
ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो अपने को स्टैंडर्ड लिखना है तो क्या हो जाता है, के टी इक्वल टू ln ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी लिख लेते हैं, या फिर इसको ln ऑफ ए अपॉन में ए माइनस का एक्स लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है इसका सुपरस्टार, ये है इस चैप्टर का सुपरस्टार। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप क्या है, पानी में डूब के मर जाओ और क्या। इसके अंदर देखो, अगर आपको ऐसे, मैं आपको क्या बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या बताऊँगा मैं आपको, ये सबसे पहले तो DOD देख लो। DOD क्या हो जाती है इसके अंदर, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाती है 1 माइनस का ई की पावर माइनस का के टी। ये हो जाती है इसकी DOD, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये मैंने आपको क्या बताया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया ही था आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आपको वापस बताने की ज़रूरत है कि ये होता क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर T 75% क्या हो जाता है 1/5 T 50%। इसके अंदर क्या हो जाता है T 75% 1/5 है, 1.5 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे T 75% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1.5 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 थ्राइस ऑफ T 50%। ये अपने को डायरेक्ट याद होंगे तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और अपने को जल्दी से ये सारी चीज़ें याद आ जाएगी। T 75% है, यहाँ पे इसका 2 हो जाता है। T 90% लिखना है तो वो कितना हो जाएगा 3.33 T हाफ। अगर अपन लोग T 99% लिखना है तो क्या करेंगे 2 इंटू 3.33 कर देंगे, जो कि क्या आ जाएगा 6.66 T हाफ आ जाएगा। 6.66 T हाफ आ गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा T 99.9% लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 10 T हाफ हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई अपने को। अभी तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपने को बोल दिया कि भैया अब ये तो चलो 75%, 90%, 99%, 99.9% ये तो याद हो गई। अब अगर अपन एग्जाम में भूल गए और चलो मान लो इसके अलावा अपने को कोई और पूछ लिया तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, के टी x% इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस का x। जैसे ये वाला था ना, वैसे का वैसा अपन ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इससे क्या होगा, अपन लोग जितने भी रेशियो वाले सवाल है, जितने भी सवाल है, इसको अपन लोग इसी से अप्रोच करते हैं। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। ये क्या है, अपनी सुपरस्टार प्रॉपर्टी या फिर हसलर फार्मूला है ये एक, ठीक है। इस तरह को इसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी अपने को, अगर अपन ने इसको याद कर रखा है तो। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके अंदर टोटल चैप्टर के अंदर 12 ग्राफ होते हैं। इन 12 के 12 ग्राफ की मैं आपको जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये जो सारे के सारे ग्राफ है वो क्या करने पड़ेंगे, याद बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ अपने को ट्रिक से सारे के सारे 12 के 12 ग्राफ अपने को अगर बोल देना एग्जाम में आके बंद करके बना सकते हैं अपन लोग। इस तरह से अपन लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन है तो अगर के टी इक्वल टू क्या होता है सी नॉट की पावर 1 माइनस का एन माइनस का सी टी की पावर 1 माइनस का एन अपॉन में 1 माइनस का एन, 1 माइनस का एन 1 माइनस का एन 1 माइनस का एन। अगर अपना एन जो है इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो अपने टी हाफ क्या हो जाता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है सी नॉट की पावर 1 माइनस का एन। कभी आपसे पूछ लिया कि अगर आपको 10वें ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है तो आपको टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर क्या होगा, तो यहाँ पे 10वां ऑर्डर का हो सकता है क्या, हो सकता होगा तो मेरे को पता नहीं। तो टी ये कर दिया तो टी हाफ हो जाएगा अपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c0 की पावर 9, ठीक है। हो गया। यहाँ तक अपने को सारी की सारी चीज़ें आ गई। सारे के सारे फॉर्मूलाज को अपने को यहाँ पे मेमोराइज़ करना होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग को शांत रखे। उसके बाद में आपको क्या होंगे, सारी की सारी फॉर्मूलाज को एक ही पेज पे लिखने की कोशिश करें, आंखें बंद करके। ये जो है ना, इसको वीडियो को पॉज करते जाए, चैप्टर के बाद में लिखने की कोशिश करें, उसी से आपको चीज़ें याद होगी। अगर आप सोच रहे कि आप इसको देखेंगे आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप क्या करें, इसके बाद में एक ब्लैंक शीट ले लें। ब्लैंक शीट पर आपको जो याद आ रहा है, जो याद आ रहा है मतलब कि चैप्टर का नाम देख लिया, टॉपिक तक देख लिया कि भैया ये टॉपिक है, अब इसका ये CT की लिखना है तो ये यहाँ तक देख लिया, लेकिन ये नहीं देखना अपने को, क्या है खुद से लिखना होगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगी, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ग्राफ मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल भी सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन है ये। भाई ये मेथड क्यों बता रहे हो, हमको तो पहले से सारी चीज़ आती है। अगर आप ये बताओगे तो क्या होगा इससे फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा आपका कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। कि क्या है, एक स्टैंडर्ड वैरायटी है पूरे के पूरे चैप्टर की। तो सबसे पहले अगर अपने को स्टैंडर्ड वैरायटी पता होगी तो अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो 29 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर आया था एक 31 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो आया था। तो आपको ये मतलब इस टाइप का जो ये वाली वैरायटी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके दे देते हैं ये लोग। इसके अंदर अगर मेरे को निकालना है, कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अपने को क्या दे रखी है, एक प्यारी सी क्यूट सी एक रिएक्शन दे रखी है, 2A प्लस का B गिव्स C। तो अपने को वैल्यू अपने को दे रखी है इनिशियल रेट की डिफरेंट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस टेबल के अंदर दे रखी है। तो अपने को क्या निकालना है, रेट लॉ की इक्वेशन निकालनी है। रेट लॉ क्या हो जाएगी इसके अंदर, सबसे पहले तो रेट लॉ हो जाएगी के A की पावर अपन लोग लिख देते हैं यहाँ पे x, B की पावर लिख देते हैं अपन लोग क्या y, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे दिख के नहीं बता सकते आप। अगर अपने को ये टेबल दे रखी है तो आप कभी भी ये सोचिए कि डायरेक्ट दिख के बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कि 2019 का 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो अपने को रेट अगर लिखनी है तो अपन लोग स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे सबसे पहले। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो अपन लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, सबसे पहले अपन लोग देंगे स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। के A की पावर अपन लोगों ने लिख दी x, B की पावर अपन लोगों ने क्या लिख दिया y, ये अपन लोगों ने स्टैंडर्ड रेट लिख दी। उसके बाद में क्या पता है अपने को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पता है, ये क्या इसकी, ये क्या दे रखी है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है 0.045, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये A दे रखी है 0.05 की पावर x दे रखा है,
और ये क्या दे रखा है 0.055 की पावर y, तो इस तरह से लिख देंगे 0.045 यहाँ पे ये लिखा, 0.05 यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये लिख दिया, 0.05 यहाँ पे है तो ये लिख दिया, 0.090 के भी लिख दिया यहाँ पे 0.090 के। अब उसके बाद में क्या करो, जो आपको आसान लगे उनको काट कुटा के कैसे भी करके आप x फाइंड कर लो। x यहाँ पे अगर 1 आ गया, अब जैसे ही आपने क्या करा x को निकाला, x को निकालने के बाद क्या करो, आपने ये दो इक्वेशन से क्या करा, दो इक्वेशन को जब डिवाइड करा तो आपका क्या आ गया, y भी आ गया, x आ गया, y आ गया। तो अब आपको क्या पड़ोसी की ज़रूरत है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी k a की पावर अपने x, b की पावर अपने y, जहाँ पर x और y अगर अपने को पता है, x अपने को दे रखा है 1, b y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो k a की पावर हो जाएगी 1, b की पावर क्या हो जाएगी अपने 2 हो जाएगी। इससे आपने क्या लिख लिया, पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, यानी कि आपने इसके ऊपर फतह कर ली। अब अपन लोग क्या करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला यानी कि ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड वैरायटी है, ठीक है। जिस तरह से ये थी, नहीं इसके अलावा नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले ये तो देख लो यार। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A2 प्लस का B2, जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें दे रखा है K है, इससे क्या बन रहा है 2AB, रेट कांस्टेंट K दे रखा है, इससे क्या बन रहा है अपना 2AB। अपने को अब क्या दे रखी है, ऐसे 1 2 3 गंदी गंदी छींची वाली रिएक्शन दे रखी है। अपने को बोला कि भैया आप इसका रेट लिख के बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या, किसी भी तरह का रेट का क्वेश्चन पूछा जाए क्या लिखेंगे अपन लोग, स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। सबसे पहले अपने को रेट क्या निकालना, क्या है, रेट इक्वल टू के A2 की पावर x, A2 की पावर अपने x, B2 की पावर अपन लोगों ने ले ली y, और ये अपने को क्या है निकालना है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन के हिसाब से तो दे रखा है A2 की पावर 1 है, B2 की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अपन लोगों क्या करेंगे, सबसे पहले स्लो वाला जो है ना, स्लो वाला है इसकी रिएक्शन देखिए, स्लो वाला है इस वाले को लिखेंगे। पहले क्या करा अपन लोगों ने, स्टैंडर्ड रेट लिख दी। उसके बाद में अपन लोगों ने क्या करा, स्लो वाले का जो रेट है ना, रेट कांस्टेंट, रेट की इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन वो लिखा। तो रेट क्या हो जाएगी इसके अंदर हो जाएगी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 B2 की पावर 1। तो अपन लोगों ने ये लिख दिया कि A की पावर 1 B2 की पावर 1, इस वाली रिएक्शन से लिख दिया। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही अपन ने इस चीज़ को लिखा, तो अपने को अगर पता हो तो ये जो फास्ट वाली रिएक्शन है, कोई भी एक फास्ट वाली रिएक्शन जो अपने को कंफर्टेबल लग रही हो, क्या लग रही हो, कंफर्टेबल लग रही हो, उससे अपन लिख लेंगे केसी लिख लेंगे। यानी कि क्या केसी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे। और केसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, के ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में के ऑफ बैकवर्ड, इसको ये भी बोल देते हैं बड़ी प्यार से। मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, अभी जस्ट अपन पढ़ के आए ही है, ठीक है। तो केसी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। केसी लिखना है तो देखो मैं लिख के बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं ना, वैसे अपन लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपन में ये हो गया, इससे क्या आ गई अपनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आ गई, यहाँ पे इसको भेजने के ऊपर अंडर रूट ऑफ KC इंटू A2। जैसे ही अपना ये आ गया, यानी कि जैसे ही अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ गया, इसको अपन ने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया। जैसे ही अपन इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो अपना K इंटू KC की पावर हाफ, ये कितना हो जाएगा, ये इसको अपन लिख देंगे K1 A2 की पावर हाफ B2 की पावर 1। अब यहाँ पे x और y तो अपने को मिल गया, x क्या आ रहा है यहाँ पे हाफ आ रहा है, y क्या आ रहा है अपना 1 आ रहा है। अब अपन लोगों ने इसके बाद में पड़ोसियों की मदद तो लगेगी नहीं, अपने को क्या निकालना था, इसमें ऑर्डर निकालना था। ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाएगा अपना रिएक्शन का, हो जाएगा x प्लस का y, x क्या है हाफ है, y क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, ठीक है, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो अब अपन देख लेते हैं हाफ लाइफ मेथड के अंदर, अगर अपने को रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो कि है नहीं वैसे, लेकिन हाफ लाइफ मेथड में क्या आता है, कभी कभी गलती से इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। अब भाई जेई मेन से वो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके अंदर T1/T2 के बराबर रहता है A1/A2 की पावर 1 इसका n। बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोड़ दो, याद मत करो। एक चीज़ तो मैंने चलो तुम्हें छोड़ने वाली बता दी कि याद मत करो। ग्राफिकल मेथड है, मैंने क्या बोला था, ग्राफ में तुम्हें सारे के सारे याद करने की, 12 जो ग्राफ है मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, ठीक है, वो सब तुम्हें मेरे पे छोड़ना होगा। अरेनियस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा, अरेनियस इक्वेशन क्या हो जाती है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का E अपॉन में RT, जहाँ पे E क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर है, E क्या है अपनी, E तो अपने को पता ही है क्या होता है भैया, इसको क्यों पूछ रहे हो। A क्या हो जाएगा इसके अंदर, A हो जाएगा अपने अरेनियस का कांस्टेंट, K क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लोग अगर मॉडिफाई कर दिए, भैया क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसे मॉडिफाई करके पूछ लेता है, ये गंदा छी लिख के उसके बाद में बोल देता है कि ये निकालो वो निकालो, ये सब पूछ लेता है। अगर इसके अंदर सबसे पहले रेडबर्ग क्या हो जाता है, रेडबर्ग की वैल्यू हो जाती है 25/3 या फिर 8.3 हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर को किस में लेते हैं अपन, केल्विन में लेते हैं। अब अगर तो अपन ने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये हो जाएगा K/E, और यहाँ पे अगर अपन ने ले लिया लॉग ऑफ, ये मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या किया, लॉग ऑफ A
बेस ई, ये लिख दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का ई अपॉन में आर टी। जैसे अपन लिखेंगे ना यहाँ पे लॉग ऑफ ई, तो ये ई से ई, तो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा माइनस का ई अपॉन आर टी, तो ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग बेस 10 K2 अपन K1 इक्वल टू ई अपॉन में 2.303 यार 1/T1 माइनस का 1/T2। ये किस तरह की इक्वेशन है, जो अपन लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर की जो वांट ऑफ इक्वेशन जो देखी थी ना अपन लोगों ने किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, वो किस टाइप की थी, लॉग ऑफ K2 अपॉन में K1 इक्वल टू थी अपने डेल्टा एच अपॉन में 2.303 और 1/T1 माइनस का 1/T2। इस तरह की ये क्या है, अरेनियस की इक्वेशन है। अरेनियस चच्चा और जो वांट ऑफ चच्चा थे ना, वो जुड़वा भाई थे, तो उन दोनों की इक्वेशन भी एकदम सेम थी, और उनकी जो वाइफ थी वो भी एक सेम थी। ठीक है, तो ई अपॉन में 2.3 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ये क्या है, इजी कैलकुलेशन करनी है अगर आपको, तो ई अपॉन में 2.3 इक्वल टू 10 हो जाता है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसके अंदर किस तरह से याद रखेंगे, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अपन लोग इसको याद रखेंगे बॉयफ्रेंड से, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो किस तरह याद रखेंगे, फेसबुक से। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हॉट, एक्सोथर्मिक यानी कि हॉट, और कुछ जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो हॉट होते हैं, तो हो गया अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये। एंडोथर्मिक यानी कि ठंडा। ठीक है, इंस्टाग्राम आने से क्या ठंडा पड़ गया, फेसबुक ठंडा पड़ गया, तो हो गया फेसबुक वाला। ठीक है, चलो अब ये बात तो याद रखने की, अब मैं बता देता हूँ आपको कि भैया इसको समझते कैसे है। ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि फॉरवर्ड, ये आगे वाला फॉरवर्ड होगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई आर हो गया, यहाँ पे ई पी हो गया। ठीक है, यानी कि ई किसका है, ये ई रिएक्टेंट है, ये ई प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे फिर धीरे यहाँ पे आके यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे जो ई आर और ई पी का जो डिफरेंस हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, डेल्टा एच बोल देते हैं। डेल्टा एच बोल देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये हो जाती है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये इंटरमीडिएट हो जाता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे इंटरमीडिएट से किसी भी रिएक्शन को गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कभी एक ना एक ऐसे इंटरमीडिएट से गुजरना ही पड़ता है, कभी। ठीक है, तो जो हो जाता है इनके बीच का डिफरेंस हो जाता है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है। ठीक है, बस इसको मैंने याद करने का आपको तरीका बता दिया, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल ईजी पीजी आपको लेमन स्क्वीजी तरीके से याद हो चुका है। क्या है, ये बॉयफ्रेंड है और ये क्या है, फेसबुक है। अगर ना भी पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ को याद करने में याद हो जाएगा और इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या बचते हैं, अपने ग्राफ्स बच रहे हैं। ठीक है, मैं ग्राफ्स की क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इसी में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 12 ग्राफ्स है, उसकी मैं क्या करूँगा, 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। तो मैं आपको आई बटन के अंदर वो लिंक मिल जाएगी, लास्ट के अंदर जो एंड स्क्रीन होती है उसके अंदर भी आपको उसकी लिंक मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए, देख सकते हैं। अब अपन लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर बचा है इसके बाद में सोल्यूशन। जैसे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे अपन पढ़ेंगे सोल्यूशन, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अपनी मुट्ठी में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या हो जाता है, भाई ये तो उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा ज़्यादा ऐसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जितना समझ आ जाए उतना। जैसे ये हो गया, हाँ इतना मेरे को लग रहा है कि इनफ हो जाएगा। चलो फिर ये नहीं दिखे तो ठीक है यार। ठीक है, ये अपन लोगों ने कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या हो जाता है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगले 10 मिनट में अपना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलो फटाफट से, थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है, पर अब जल्दी इसको ख़त्म करते हैं यार, और ज़्यादा अपने से होगा नहीं तो अपन कर भी नहीं पाएंगे। ये इसको चलो ऐसे ही रखूँ क्या, नहीं यार तुम्हें दिखेगा नहीं, फिर तुम बोलोगे कि दिखता नहीं है, बड़ा कर देते इससे अच्छा तो। ठीक है, अब इतना दिखाई रहे तो ये देख लो यार, जल्दी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाती है या तो गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल को अपन लोग क्या बोल देते हैं, बड़े प्यार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। डैनियल सेल के अंदर क्या हो जाता है, डैनियल सेल किससे बनी होती है, जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड से बनी होती है। डैनियल सेल के अंदर क्या होता है, अपन लोग एक जिंक की प्यारी सी इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कॉपर की प्यारी सी इलेक्ट्रोड लेते हैं, और उसको अपन लोग 2 अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर डाल देते हैं। एक ZnSO4 का सोल्यूशन होता है, एक कॉपर SO4 का सोल्यूशन होता है, और इसके बीच में अपन लोग इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर, अब मेरे को बताओ, फिजिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, अनुष्का शर्मा से अपन लोग क्या याद कर लेते हैं, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट हो जाता है, पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। और वोल्ट मीटर जो हो जाता है उसकी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इसको अपन लोग क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, और ये जो सॉल्ट ब्रिज बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और अगर सोल्यूशन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर KNO3 और NH4NO3 ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये अपन लोग ये बताओ कि भैया ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इनको आप है ना यहाँ पे लगा क्यों रहे हो, इन 2 के बीच में आपने इलेक्ट्रोड डाल दी, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, वहाँ तक समझ में आता है। आप यहाँ पे वोल्ट मीटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो इसमें करंट फ्लो होगा इधर वाली तरफ, करंट अगर इधर वाली तरफ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, करंट के अपोजिट हो जाएगा। ये यहाँ तक तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया।
अब आपने ये तो सॉल्ट ब्रिज क्यों डाला, आपने ये तो बताया ही नहीं। सॉल्ट ब्रिज पता है अपन ने क्यों डाला, ताकि अपन लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करें, मेंटेन कर सके, ताकि अपन लोग इसका जो इनर सर्किट है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर सके, ठीक है, बिना सोल्यूशन को मिक्स करे, इस वाले सोल्यूशन को मिक्स करे बिना अपन लोग क्या कर रहे हैं, इनर सर्किट को इसके कंप्लीट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अपन लोग, जंक्शन के पोटेंशियल को रिड्यूस कर सके, जितना ज़्यादा कम पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा अपने को प्रिसाइज अपने को जो रीडिंग है वो मिल पाएगी, ठीक है। Zn जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि Zn2+ का क्या हो रहा है, Zn2+ यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। फिर copper 2+ से क्या हो रहा है, copper 2+ को जब अपन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो अपना कॉपर बन जाता है यहाँ पे, SO4 2- यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसको किस तरह से याद रखेंगे, लोन से याद रखेंगे, किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल। ये क्या है, इसके घर का नाम है, और ये क्या है, इसका पेट नेम है, घर का नेम है, और ये क्या है, इसका पेट नेम है, जिससे इसको इसके दोस्त चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो लोन के अंदर क्या हो जाता है, इसको लोन से याद रखेंगे, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड क्या हो जाती है, हमेशा नेगेटिव हो जाती है। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि इसके अंदर भाई जो ये अगर सोल्यूशन था, इसके अंदर कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड चलेगी क्या, चलेगी बिल्कुल। KNO3 और NH4NO3 ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इसके अंदर किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड चल सकती है। KCl जो हो जाता है, ठीक है, KCl को अपन लोग नॉट यूज्ड फॉर, ये मतलब अपन लोग किसको ऐसे यूज़ नहीं करते, KCl जो है उसको यूज़ किस लिए यूज़ नहीं करते, Ag, Tl, Pb और Hg। अब इनको इन वाले एलिमेंट्स को अपन लोग किस में यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन से एलिमेंट्स है, ये तो हमको याद ही नहीं रहेंगे, इसको अपन इस तरह से याद रखेंगे, अजी थाईलैंड में क्या हो गया, प्यार हो गया, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। इस तरह से अपन लोगों ने याद कर लिया कि KCl तो अपन यूज़ करते हैं, लेकिन अपन लोग Ag, Tl, Pb और Hg को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ एनायन किसके बराबर होती है, मोबिलिटी ऑफ कैटायन के बराबर होती है। ये क्यों बराबर होती है, क्योंकि अपन लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज की मदद से। बेसिक थिंग्स अपने को जो पता होनी चाहिए, बेसिक थिंग्स किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए पता होनी चाहिए। वो इनॉट सेल क्या हो जाता है, इनॉट सेल हो जाता है, इनॉट रिडक्शन ऑफ अपने राइट माइनस का इनॉट रिडक्शन ऑफ लेफ्ट। मैंने तो इस तरह से याद कर रखा है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ काम आती है। मैं क्या थोड़ा नोट वैसे डिटरमाइन ही नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या है ऐसे अटक जाता हूँ क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने इसको याद कर रखा है, राइट माइनस का लेफ्ट, इससे मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपकी भी हो जाएंगे। इनॉट सेल इक्वल टू हो जाता है इनॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस का इनॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ठीक है। और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, इनॉट आर क्या हो जाता है, इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ये तो भाई पता था, और ये तो अपने को पता ही था, बताया क्यों मैंने। Zn से Zn2+, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, अगर इतना गंदे तरीके से ये दे रखा है। अब अगर वो एक रिएक्शन लिखने हो, कैसे लिखेंगे, आप क्या करो, देखो एक आदमी लो, इसको क्या करो, यहाँ पे खड़ा कर दो, यहाँ पे खड़ा कर दोगे तो इसको क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। एक आदमी लो, यहाँ पे खड़ा कर दो, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो लेफ्ट के अंदर क्या आ जाएगा, Zn और Cu2+ आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है क्या, और Zn और Cu2+ आ गया। यहाँ पे देखो राइट और राइट था, Zn2+ Cu, अरे ये भी आ गया। तो अपन लोगों ने क्या किया, पूरे को कंप्लीट कर दिया और अपना आ गया पूरा का पूरा रिएक्शन अपन लोगों ने बना दी। डेल्टा G क्या हो जाता है, माइनस का NF इनॉट सेल हो जाता है, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं, F क्या हो जाता है 96500 कूलम हो जाता है। इनॉट सेल क्या है, इनॉट सेल तो वही है, इनॉट सेल जो मतलब कि अपने जो पोटेंशियल हो जाता है सेल का, सेल पोटेंशियल। आर क्या हो जाती है इसके अंदर, रेडबर्ग की वैल्यू हो जाती है 2 कैलोरी और 25/3 जूल भी लिख सकते हैं। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस का RTLN/Q। अरे भाई ये तो दिखा लग रहा है, ये G मतलब GOC में देखा था अपन ने। नस्ट इक्वेशन देख लेते हैं, अगर अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है गंदी अच्छी कोई भी कैसी भी अच्छी सी क्यूट सी, XA + YB गिव ZC+ का WD, तो अपन इसके अंदर ई सेल क्या लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन क्या हो जाती है, हो जाती है, ये मेरे से पता है किसमें पूछा था, वाइवा जो हो जाता है ना बोर्ड्स का, बोर्ड्स के अंदर वाइवा के अंदर मैम ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि ई सेल इक्वल टू हो जाता है इनॉट सेल माइनस का, ई सेल इक्वल टू इनॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में n, 0.06 अपॉन में n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपने वो प्रोडक्ट की पावर में अपन लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते हैं। एक्वस होता है तो ठीक है, सॉलिड को अपन लोग कंसिडर नहीं करते, और गैसेस होता है तो प्रेशर लिखते हैं, उसका प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर की पावर अपन वो लिख देंगे। एक्स और वाई भी बन रहा है तो इसके अंदर क्या है, अगर इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई सेल 0 होगा, ई सेल 0 होगा, वो डेल्टा G जो है यानी कि गिब्स भी एनर्जी है वो भी 0 हो जाती है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें क्या है बेसिक अपने को पता होनी चाहिए। तो इनॉट सेल कितना हो जाएगा, माइनस का 0.06 अपॉन में n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आया अपने को समझ में, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि काम क्या आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है क्या काम आती है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा, 1 मिनट बाद बताऊंगा। तब तक क्या करो, सबसे पहले इसको याद करो। किस तरह से याद करेंगे, इतनी गंदी छीछी सीरीज है, इसको तो आप याद ही नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, लेकर 12 सरदार के नाम, ये जो सरदार है ना इसका नाम लेना पड़ेगा। लेकर 12 सरदार के नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, कहे सुनो प्यार है, क्या करे, कहे सुनो प्यार है, ठीक है। क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई, और वो किलो भर सोना लाई, और वो किलो भर सोना फ्री में लाई, ठीक है। अगर अपने को इस तरह से याद है तो अपना काम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये जो Zn है,
यहाँ पे ये ब्रिटनी है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। मेटल जो हो जाता है वो क्या है, टॉप टू बॉटम मेटल मेटल जो है वो डिक्रीज़ करता है, नॉन मेटल क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। तो टॉप टू बॉटम अपने क्या डिक्रीज़ कर रहा है, क्या डिक्रीज़ कर रहा है, अपन तो वो याद रखेंगे। टॉप टू बॉटम अपने डिक्रीज़ कर रहा है मेटल, और टॉप टू बॉटम क्या डिक्रीज़ कर रहा है, रिएक्टिविटी। भाई मेटल और रिएक्टिविटी याद कर लिया ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी और मेटल दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसको रिएक्टिविटी और मेटल क्या कर रहे हैं, दोनों को दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन लोग कैसे याद कर सकते हैं कि क्या डिक्रीज़ कर रही है, तो मैं भूल जाऊँगा। इसको आप याद करो, रश्मि का मंदाना ऊपर से लेके नीचे तक क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। रश्मि का मंदाना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। मैं ऐसे ऑफेंड मत होना, पर मैं ऐसे बोल नहीं रहा, पर याद करने के लिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा यार, सॉरी यार। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम क्या करती है, रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज़ करती है, मैंने आपको बताई दिया रश्मिका से, ठीक है। मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब भैया मेटल डिस्प्लेसमेंट, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, मैंने आपको बोला था ना, 1 मिनट में बताऊंगा ये, कि क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है। लेकिन क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, जिंक से कम होती है, तो वो इसके साथ वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर ये लिख रखा है Zn प्लस CuSO4 की रिएक्शन कराई, तो Zn ने तो क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर प्लस ZnSO4 की रिएक्शन कराई तो कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो ये रिएक्शन क्या होगी, नॉट फिजिबल होगी, नहीं हो सकती। नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फिर कल बाहर आई, ठीक है, Cl2 ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सका। वो ये किससे हुआ, लेकर बरा सरदा के नाम मांगे अली मान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, कहे सुनो प्यार है क्यों आई आज, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलोबर सुना फीमेल आई। इस तरह से अपन लोगों ने याद कर लिया, मैंने बिना देखे बोला है, अभी देख बोल के देखो मज़ा आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अरे अपन लोगों ने कौन सी सेल देखी थी, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ। एक तो अपन लोगों ने देखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखी थी, और अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपन लोग याद रखेंगे पैनिक से, पैनिक यानी कि क्या हो जाता है, पैनिक यानी कि हो जाता है पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव हो जाती है इसके अंदर एनोड, और नेगेटिव क्या हो जाती है इसमें, कैथोड, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, एक ही अपन लोग सोल्यूशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को पुट कर देते हैं, ठीक है, उसमें कोई शॉर्ट ब्रिज भी नहीं होता, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पे कैथोड के अंदर Na+ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, Na बना देता है, Cl- किसमें टूटता है, हाफ Cl2+ का इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हो जाता है सोडियम डिपोजिट कर जाता है कैथोड के ऊपर, Cl2 कर जाता है एनोड के ऊपर। इलेक्ट्रोड, प्रोडक्टेड एनोड, प्रोडक्टेड कैथोड, ये सारी गंदी गंदी चीज़ें लिख रखी है। अगर आपको देखनी है आप देख सकते हो, मैं तो नहीं देखता क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ एकदम, ठीक है। अच्छे लोग होते हैं वो नहीं देखते, तो आप भी मत देखो, मैं तो बोलता हूँ अपने को आ जाएगा। AgNO3 है, ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो इससे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें बस एक ही वाला देख लो यार, मैं NaCl एक्वस वाला देख लो, ये क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें Hg की इलेक्ट्रोड लगा रखी है तो प्रोडक्ट क्या आता है, यहाँ पे एनोड के ऊपर Cl2 आता है और कैथोड पे क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है। देख लिया आप लोगों ने, अब तो कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रो L/A हो जाता है। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी कि 1/, रेजिस्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टिविटी को क्या लिखते थे, K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K = क्या हो जाएगा, 1/, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इतना तो समझ आया। यहाँ पे चलो यहाँ तक आ गया। कंडक्टिविटी क्या हो जाता है अपने, 1/, रेजिस्टिविटी हो जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ओम हो जाता है, ओम का क्या हो किया, गड्ढा बना दिया, गड्ढा कर दिया, OHM लिखते हैं तो MHO लिख दिया, बस ओम का हो जाता है गड्ढा, इसके अंदर इसका साइन, ठीक है। कंडक्टेंस क्या हो जाती है, अब भैया रेजिस्टेंस हो जाती है अपनी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/, में रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ρL/, में वो ए होता है तो A/, में हो जाएगा ρL, लिखा है क्या यही, अरे यही लिख रखा है यहाँ पे तो, ठीक है। और 1/ρ क्या हो जाती है, K हो जाती है कंडक्टिविटी, ये भी मैंने आपको लिखा रखा है, तो K = हो जाता है L/, में आ रही है, बताइए अपने को, तो G = 1/r हो गया, सब पता है सालों, ये तो याद ही नहीं करना। अब इसके बाद में क्या है, सिग्मा = क्या हो जाता है, लेंथ अपॉन में एरिया, सिग्मा = क्या हो जाता है, लेंथ अपॉन में एरिया, ठीक है। सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिग्मा से कर लो या G* से कर लो। सिग्मा क्या है इसका प्यारा नाम है, G* क्या है इसका घर का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या अभी तक, नहीं है यार, ऐसे क्या कर रहे हो बिल्कुल ही। मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है, K × 1000 में मोलैरिटी, ठीक है। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है ये इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है K × 1000 में नॉर्मेलिटी, जहाँ पे नॉर्मेलिटी की हो जाती है मोलैरिटी × n फैक्टर हो जाती है। लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि हाँ, और अगर तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन पूछ लिया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में नॉर्मेलिटी के बराबर। डाइल्यूशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल K के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाता है, ये भी मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है λm के। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है K के। क्या तुम्हें अगर ये रिलेशन याद होगा तो तुम्हारे 4 PYQs जो है 2022 से लेकर 2023 तक के अंदर हो जाएंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है भाई, याद कर लेंगे, उसमें क्या है। फैराडेज लॉ की बात कर लेते हैं। फैराडेज चाचा ने कितने लॉ दिए, तो पहले तो तुम ये बता दो, अगर तुमने ये बता दिया तो तुम्हें कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ
दिया और सेकंड लॉ दिया, 2 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या था फेराडे चर्चा का कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, तो वेट का अपन क्या लिख सकते हैं, जेड क्यू लिख सकते हैं। जेड क्या हो जाता है, वेट इक्वल टू जेड यानी कि हो जाता है अपने इक्वलेंट वेट अपॉन में हो जाएगा फेराडे इंटू अपन लोगों ने क्यू क्या हो जाता है, चार्ज इक्वल टू हो जाता है आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। तो अपन इसको किस तरह से याद रखा गया है, मैंने तो याद रखा है मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू हो जाता है आई टी अपॉन में एफ, और सेकंड लॉ चच्चा ने क्या दिया था, एन वन इंटू एन फैक्टर 1 इक्वल टू एन टू इंटू एन फैक्टर 2 जाता है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ मेटल डिपोजिटेड है, क्यू क्या है अपने क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड है, जेड क्या है अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये सारी गंदी गंदी चीज़ अपने को पता ही है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो एन ए प्लस अगर इलेक्ट्रॉन के साथ में डाल रहे हैं तो इसके अंदर एन ए। अब आपसे पूछ लिया कि भैया इसके अंदर चार्ज कितना रिक्वायर्ड हुआ है, अरे भैया चार्ज कितना रिक्वायर्ड हुआ है, इसकी ट्रिक बताऊँ एक तगड़ी सी। जितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, अब देखो आपको पूछ लिया कि भैया Al3+ दे रखा है आपको, ठीक है, और इससे एल्यूमिनियम बन रहा है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इससे बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इसको 3 फैराडे चार्ज में रिक्वायर्ड है। ठीक है, 3 फैराडे चार्ज इसमें रिक्वायर्ड है, इस तरह से बता दूँ। और 1 फैराडे की वैल्यू आपको पता ही है 96500 कूलम हो जाती है, 96500 कूलम हो जाती है, आपको अच्छे से पता है बचपन से। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। MgCl2 ये कोलरॉक्स लॉ क्या कहता है, कोलरॉक्स लॉ जो है एक लॉ है, जो क्या है एक लॉ है, और वो क्या है एक लॉ है। ए एक्स बी वाई को अपन लोग किस में टूट रहे हैं, एक्स से वाई प्लस के अंदर प्लस का, एक्स से वाई प्लस के अंदर प्लस का, वाई भी एक्स माइनस के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगी एक्स ऑफ ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वाई प्लस प्लस का वाई ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी एक्स माइनस का। ठीक है, इक्वलेंट लिखनी है तो लिमिटिंग इसके अंदर कोफिशिएंट नहीं लिखते इक्वलेंट के अंदर। ठीक है, और MgCl2 की लिखनी है तो अब इस तरह से आप लिखो गंदा गंदा और आपका आंसर आ जाएगा। डाइल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, मतलब के। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अपन लोग क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं, सोल्यूशन करके फटाफट से इसको ख़त्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी सोल्यूशन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत छोटा चैप्टर, अरे इतना छोटा चैप्टर कि तुमसे 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन JEE हेड वाले भैया एकदम मस्त आदमी है ये। ठीक है, इन्हीं के नोट्स है मतलब, पर ऐसे इनसे रेफरेंस ले रखा है तगड़ा वाला। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं ये, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर के अंदर क्या हो जाता है, ये देखो, ये कोई एक कंटेनर है, ये कोई एक क्या है, पूरा का पूरा सोल्यूशन है। इसके अंदर जो ये अपने पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स जो है इक्विलिब्रियम के अंदर जो पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, पार्टिकल्स जो वाटर के ऊपर लगा रहे होते हैं, वाटर उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, तो इनके बीच का जो प्रेशर होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, बड़े प्यार से अपन लोग वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को वो क्या बोलते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। अगर आपने इस भगोनी को क्या कर दिया, गैस के ऊपर रख दिया, गैस के मतलब कि उसको हॉट हो जाएगी है, अगर ये हॉट हो जाएगी यानी कि वेट हो जाएगी, हॉट हो जाएगी तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाता है वेपर प्रेशर की। अब हॉट हो जाएगी तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर यहाँ पे अगर कोई सॉलिड पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा टूटने लगेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, वेपर प्रेशर के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, वेपर प्रेशर के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, वेपर प्रेशर के बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या मैं आपको इसकी भी ट्रिक दूँ, अभी तो मेरे दिमाग में ये आ रही है, टेम्परेचर देखो, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टिमटिमाती इंडियन फोर्सेस के अंदर घुसी भूमि पेडने कर। ठीक है, टिमटिमाती इंडियन फोर्सेस भूमि पेडने कर, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अभी तो दिमाग में ये है, तो आप एक इस तरह से याद कर सकते हो। राउट्स लॉ के अंदर देख लो, राउट्स लॉ के अंदर 2 केस होते हैं। एक तो केस क्या हो जाता है, वोलेटाइल है, और एक क्या है, एक नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, वोलेटाइल है तो PT इक्वल टू क्या ले लेंगे, यानी टोटल प्रेशर को क्या लिख लेंगे, PA प्लस का PB लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर PA है तो PA को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर P0 A, मतलब PA यानी कि टोटल प्रेशर है, तो P0 A यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू इसका ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो P0 A XA प्लस का P0 B XB लिख लेंगे। ठीक है, अगर नॉन वोलेटाइल है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अपन नेगलेक्ट कर लेंगे, तो कि PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 A XA हो जाएगा। और अगर आपको पता होता है XA प्लस का XB कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, तो XA कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का XB हो जाएगा। तो अपन लोगों ने यहाँ से इसको यहाँ पे ये लिखा है, तो PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 A माइनस का P0 A XB हो जाएगा। जहाँ पर अगर अपने XB लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, P0 A माइनस का PT अपॉन में P0 A। इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं प्यार से, RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, बड़ा तगड़ा, बड़ा खतरनाक, बड़ा अद्भुत, बड़ा अविश्वसनीय, उत्कृष्ट फॉर्मूला ये वाला। इसको अपने को याद रखना है। याद रखना क्या, याद हो चुका है ये, तो रखना क्यों है भाई, अब तो हो गया ना तुम्हें याद। टोटल प्रेशर हो जाता है, ये क्या क्या होता है ये तुम देख सकते हो, आँखें है तुम्हारे पास, भगवान ने दी है, वेरी गुड हो गया। अब मैं तुम्हें इसमें ट्रिक बताऊंगा भाई, ट्रिक से तो अपना काम चल रहा है, आधा तो भाई यार ट्रिक से ही है। टाइप्स के अंदर क्या हो जाएगा, आइडियल होती है, नॉन आइडियल होती है। 2 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो भैया तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन है या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन। 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, एक या तो अच्छा बच्चा है या फिर शरारती बच्चा है। तुम क्या हो, शरारती बच्चे हो, साफ सी बात है। आइडियल के अंदर क्या हो जाता है, जो ओबे करता है सारी बातों को टीचर की, यानी कि ओबेज राउट्स लॉ,
ठीक है। नॉन आइडियल के अंदर क्या हो जाता है, शरारती तो बहुत ज़्यादा शरारती है, और ये तो बहुत ज़्यादा शरारती है या फिर थोड़ा सा कम शरारती है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या है, अगर शरारती है तो इसका मतलब क्या है, वो ओबे तो नहीं करेगा, चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे कम हो, ओबे तो नहीं करेगा, ओबे रिजल्ट लो ये नहीं करेगा। फिर इसके अंदर क्या हो जाता है, जितना उसको काम दिया उतना वो कंप्लीट कर लेगा। जैसे आज इसको होमवर्क दिया कि इतना करना है, तो पीटी कैलकुलेटेड इसके बराबर हो जाता है, पीटी एक्सटेंड के बराबर हो जाता है। नॉन आइडियल के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसके अंदर क्या करता है कि जितना इसको होमवर्क दिया ना, वो क्या करता है उसके अंदर से थोड़ा सा कर लेता है, यानी कि पीटी कैलकुलेटेड लेस हो जाता है इसके अंदर पीटी एक्सपेरिमेंटल से। यानी कि पीटी एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाता है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। पीटी एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी भी है, यानी कि वो अच्छे लोग क्या करते हैं, अच्छे लोगों से ही दोस्ती करते हैं, ठीक है, और अच्छे वाला बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं, बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं और उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और कभी भी अच्छे वाले लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते। तो ए और बी कभी भी दोस्ती नहीं करते। अगर मतलब इनका एक ग्रुप बन जाता है ना, उसके बाद ये कभी भी ऐसे घुलना मिलना नहीं चाहते, ऐसे दोस्ती नहीं करते, ठीक है। ए और ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव डेविएशन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना अपने को समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इसके अंदर वैसे इनमें से सवाल नहीं पूछते, इसमें से पूछते हैं तो इनमें से पूछते हैं। अब इनमें से तो याद ही नहीं है, अब मैं बताऊंगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इसमें जीरो हो जाता है, डेल्टा ऑफ मिक्सचर हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ पे इसमें जीरो हो जाता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जीरो हो जाता है, ये आइडियल के अंदर ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर लेस देन जीरो हो जाता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर। अरे भाई इतने सारे याद कैसे करेंगे, कौन करेगा इसको याद। मैं बताता हूँ तगड़ी सी ट्रिक। आपको पता है एक वॉर मूवी आई थी, ठीक है, ऋतिक, वानी, श्रद्धा, गिरे। किसके, ऋतिक, वानी, श्रद्धा, गिरे एक रैंप वॉक के अंदर चल रहे थे एकदम से तीनों साथ साथ में। उसके अंदर से क्या हुआ, ऋतिक, वानी, श्रद्धा गिर गए। अब भाई गिर गए यानी कि क्या है, गिर गए यानी कि बुरा काम हुआ, बुरा काम हुआ यानी कि क्या, नेगेटिव। यानी कि हमेशा चाहे कोई भी केस आ जाए नेगेटिव ही होगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा जी क्या, नेगेटिव 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 आया। श्रद्धा क्या है, क्यूटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी नेशनल क्रश बन जाए, तितली बन जाए, कोई भी बन जाए, श्रद्धा क्या रहेगी, हमेशा क्यूट रहेगी, ठीक है, और बेस्ट रहेगी, ठीक है, टॉप ऑफ ऑल रहेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, सबके लिए एकदम अच्छी। वानी का डिपेंड करता है भैया, वानी, ऋतिक और वानी का डिपेंड करता है, जैसे मूवी आएगी वैसे वैसे काम हो जाएगा। तो आइडियल के अंदर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जीरो हो जाता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जीरो हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव हो जाते हैं। जैसा अपन बताएंगे वैसे ये ढल जाएंगे, ठीक है, जैसा रोल वैसा काम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके अंदर क्लोरोब्यूटीन प्लस का ब्रोमोब्यूटीन हो जाता है। इसके आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल देख लेते हैं, कौन से होते हैं। क्लोरोब्यूटीन प्लस ब्रोमोब्यूटीन हो गया, बेंजीन प्लस टॉल्वीन हो गया, ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन प्लस पेंटेन हो गया। एग्जांपल इसके कितने हो जाते हैं, CCl4 प्लस C6H6 हो गया, CCl4 प्लस CH3OH हो गया, CCl4 प्लस C2H5OH हो गया। अरे भाई इतने सारे थोड़ी याद करेंगे फिर से, बस इसमें से एक अच्छी सी चीज़ याद करने के लिए बोलूँ तुम्हें, तुम कर लोगे। ये वाली चीज़ याद कर लो, एक तो C2H5OH प्लस का H2 और एक ये डबल बॉन्ड दो प्लस का CCl3। अगर तुमने ये याद कर लिया तो मैं तुम्हें ना ये गंदी गंदी चीज़ें सारी की सारी 1 सेकंड में याद कराता हूँ। देखो कैसे याद कराऊंगा, प्रायोरिटी वाइज इसको याद करेंगे। पहले तुम क्या करो, CCl4 लिखो, फिर CCl, इसमें से एक क्लोरीन को कम करके यहाँ पे CCl3 लिख दो, फिर C6H6 लिख दो, एसिड लिख दो। अब तुम्हें पता है कि भैया अगर तुम किसी के ऊपर एसिड फेंकोगे, अरे भाई फेंक मत देना, लंका लगवाओगे। एसिड अगर तुमने किसी के ऊपर फेंका तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, गंदी बात, यानी कि गंदी बात के लिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। CCl3KOH अगर तुम्हें पता हो, तुम भाई तो थोड़ी बहुत पढ़ता लिखता है नहीं है। CCl3KOH क्या हो जाता है, CCl3KOH हो जाता है अपना क्लोरोफॉर्म अगर तुम किसी को सुंगाओगे तो वो क्या होगा, बेहोश होगा। बेहोश होगा तो तुम क्या करोगे, उसके सारे पैसे ले लोगे। ये मैं दोस्त के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। CCl4 क्या है, CCl4 के साथ कुछ भी ऐड करोगे पॉजिटिव ही आएगा, CCl6 के साथ कुछ भी ऐड करोगे पॉजिटिव ही आएगा। गॉट इट, कोई इशू बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वेरी गुड, एसिड वेरी गुड। पता नहीं भाई, तुम मेरे को लग रहा है ISI की ट्रेनिंग ले रहे हो, इससे तुम ISI के बारे में सब कुछ सीख के जाओगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर बिना इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। वांट ऑफ फैक्टर को किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। I को क्या बोल देते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। अरे भैया इतनी सारी चीज़ें बोल दी, अब तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसके अंदर अगर अपने को कभी भी I निकालना है, I क्या हो जाता है, वांट ऑफ फैक्टर को अपने निकालना है, कैसे निकालेंगे। डिसोसिएशन के लिए अलग होता है, एसोसिएशन के लिए अलग होता है। I इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस का n माइनस का 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या हो जाता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है। n क्या हो जाता है यहाँ पे, n हो जाता है नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस। अगर चलो आपको ऐसे ये एक रिएक्शन दे रखी है बड़ी प्यारी सी, MgCl2 से अपने ये बन रहा है Mg प्लस का 2Cl, इस तरह से बन रहा है। तो इसके अंदर n कितना हो जाएगा, इसके अंदर 1 और ये 2, तो 1 प्लस का 2 कितना होता है, 8 होता है। अरे पागल क्या कर रहा है भाई, 1 प्लस का 2 हो जाता है 3, तो n इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया अपन लोगों ने 3। I अगर ग्रेटर देन 1 है
तो अपना ये काम हो जाएगा। आई इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन लगा देते हैं, अगर आई लेस देन 1 है तो एसोसिएशन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या करा, आई इक्वल टू 1 प्लस का 1/n-1, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर कोई कभी भी डिसोसिएशन भी नहीं है, एसोसिएशन भी नहीं है, तो अपन आई को क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। RLVP का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर रशियन, ये कहाँ से आ गई, RLVP हो जाएगा। RLVP क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई, अगर अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी अपन ने वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ा है नया, जैसे ही अपन लोग कोई नई नई चीज़ पढ़ते हैं उसको पुरानी चीज़ों के साथ जुड़ने का अपना काम है, ठीक है। तो आई इंटू एक्स भी अपन लोग कर देंगे इसमें, आई इंटू एक्स भी करेंगे, वो किसके बराबर होगा, P0 है माइनस का PT अपॉन में P0 है, जहाँ पे एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी मैंने मोल कंसेप्ट में क्या लिखना सिखाया था, एक्स बी है, ऊपर क्या लिखेंगे, बी आएगा, अपॉन में क्या आएगा, टोटल मोल जाएंगे, तो Na प्लस का एन भी लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है इसको अपन लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं एन बी को, तो यहाँ पे एन बी अपॉन में Na आ गया, यानी कि P0 माइनस का PT अपॉन में P0 का हो गया, ठीक है, आया समझ में। ये क्या हो जाता है, EBP यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा TB इक्वल टू हो जाता है I इंटू KB इंटू M, आई इंटू KB इंटू M। KB को क्या बोल देते हैं, इलुबुलुस्की कांस्टेंट, क्या बोल देते हैं, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं। M क्या हो जाती है, यहाँ पे मोलैलिटी हो जाती है। I मैंने आपको बता दिया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो जाता है। डेल्टा TB क्या हो जाता है मेरे भाई, ये तू बताएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाता है, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे TB माइनस का T0 भी इक्वल टू I KB इंटू M भी लिख देते हैं अपन लोग बड़े प्यार से, ठीक है। TB क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर भी हो जाता है T0 भी। आ गया समझ में, ये क्या हो गया, अब एलिवेशन हुआ है तो डिप्रेशन तो आएगा ही, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M हो जाता है, ठीक है। तो T0F माइनस का TF इक्वल टू कितना हो जाता है, I इंटू KF इंटू M, ठीक है। तो TF कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T0F कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर भी, और इक्वल ये मोलैलिटी हो जाएगी I इंटू KF इंटू M, ये सब कर लेगा ना तू। और यहाँ पे KF क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या था, इबुलोस्कोप कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT, और C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे मोलैरिटी हो गई, R क्या हो जाता है, यहाँ पे R इक्वल टू 1/12 हो जाता है, पाई इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर यानी कि ATM के अंदर। यहाँ पे कोई दो सोल्यूशन है S1 और S2, अगर इसके पाई 1 और पाई 2 क्या बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे अपना, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोल देंगे। अगर जो अपना पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है तो पाई 1 क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि ये क्या है, ग्रेटर यानी कि ये क्या है, हिप्पो है तो क्या बोल देंगे अपन इसको, हाइपोटोनिक। वो ये पाई 2 क्या है, छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, यानी कि हिप्पोटोनिक हो जाएगा, छोटा वाला क्या हो जाता है, हिप्पो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पाई 1 हिप्पो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या छोटा है, ठीक है। आया समझ में भाई मेरे, अगर तेरे को समझ में आया तो तू क्या कर, सबसे पहले भाई एक कमेंट कर दे यार, बड़ी प्यार से कमेंट करने के बाद क्या कर, ऊपर एक लाइक का बटन आएगा उसको दबा दे, और किसी भी एक दोस्त में, गंदे से गंदे दोस्त में, अच्छे से अच्छे दोस्त में इसको क्या कर दे, बस शेयर कर दे, किसी भी एक में कर दे प्लीज़ यार, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं वो क्या क्या चाहिए, ये बता। एक तो ये ग्राफ वाली 12 ग्राफ थी, उस वाली वीडियो चाहिए, वो मैं दे दूँगा। और बता, यहाँ पे आ जाएगी देखो। अभी एक मैंने क्या बना रखी है, देख मैथ्स की जो है ना, एक इतनी तगड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है तेरे 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर क्या है, सारे के सारे चैप्टर, जिसको तू 2x में दिखेगा तो 20-20 मिनट में चैप्टर हो जाएंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो 7 मिनट में करवा रखा है। ऐसे मैंने जितनी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, तू एक काम कर, तू मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा मत कर, अपने 20 मिनट तेरे होंगे तो मैक्सिमम नहीं समझ आया तो वेस्ट ही तो होंगे। एक काम कर, एक बार उसको देख के देख, जैसे ही तू उसको देखेगा ना तो देखो क्या होगा, जितनी भी वैराइटीज़ है उस चैप्टर की देखो सारी की सारी एक ही बार में आंखों के सामने दिखेगा ना, जब तू ट्रिक्स भी सारी लिख रखी है कि जिस तरह से अपन उसको सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस इन सीरीज़ का देख ले, किसी का भी देख ले, तो ट्रिक्स वगैरह सारी देखेगा तू, तो देखो ऐसा लगेगा कि भाई ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे कैसे है, मतलब पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं करवा रखी, एक ही जगह पे तुम्हें इतना ज़्यादा कंसाइज वे के अंदर 2K क्वालिटी के अंदर, हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर तुम्हें यहीं पे मिलेगा। उसके बाद में फिजिक्स के अंदर जैसे ही तू दिखेगा ना, फिजिक्स के अंदर मैंने क्या करा रखा है, पहले एडयूनिटी के जो शॉर्ट नोट्स है उनको सॉल्व करवा रखा है। एडयूनिटी के शॉर्ट नोट्स के बाद मैंने तुम्हें क्या करवा रखा है, शॉर्टकट्स जो हो जाते हैं, शॉर्टकट्स जो एडयूनिटी शॉर्टकट्स के मतलब शॉर्ट नोट्स में नहीं है, और जो क्वेश्चंस के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं JEE मेंस के रिपीटेड क्वेश्चन के, उसको मैंने क्या डिराइव करके फॉर्मूलाज बना रखे हैं। और अब तू देखेगा ना, जैसे इस साल के PYQ उठा के देख, उसके अंदर तेरे 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन के अंदर से तेरे 6 क्वेश्चन के अंदर वो सारे के सारे लग रहे होंगे। 4 क्वेश्चन तो वो तेरे को पता ही है JEE मेंस है भाई, ठीक है। तो 6 के अंदर अगर तेरे 6 हो रहे तो कितने अच्छा है ना भाई, मतलब। तो ये सारी चीज़ें तू देख ले एक बार, ठीक है। केमिस्ट्री का मैंने ऑर्गेनिक का जो है, ऑर्गेनिक का तू प्लेलिस्ट खोल, प्लेलिस्ट के अंदर इतना तगड़ा कंटेंट, अगर ऑर्गेनिक का पूरे के पूरे यूट्यूब पे तेरे को कहीं मिल जाए। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, जो 3 पेजर नोट्स है ना, ये मेरे खुद के नोट्स है, और ये तेरे को 20-20 मिनट के अंदर ऐसे करवा रखा है। मैं सोच रहा हूँ उसका कंपाइल्ड 1 शॉट डाल दूँ, जैसे ये वाला डाल रखा है ना, वैसे कंपाइल करके डालूँ, ताकि क्या है वो तुम लोग देख भी सको, और तुम्हारा मिनिमम 40 मिनट्स के अंदर तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक, बोल रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, वो हेलो एल्केन, हेलो एल्ड्रीन से लेके लास्ट अपने अमाइंस तक सारा का सारा तुम्हारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक
ठीक है। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, देख ले यार भाई। और बाकी जो चीज़ें बच रही है वो सारी की सारी अभी आ जाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी लिंक्स गिवन है, आई कार्ड के अंदर सारी की सारी लिंक्स गिवन है, हैंड स्क्रीन के अंदर सारी की सारी लिंक्स गिवन है, ठीक है। सब कुछ देख ले। और भाई एकदम ये अगर तेरे को उसकी PDF चाहिए तो मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बस कमेंट कर दियो। कमेंट करेगा ना तो मैं तेरे को इमीडिएटली ऐसे वो PDF जो है वो दे दूँगा, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चल बाय बाय। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक चीज़ बोलूँ मैं, ये जो तेरे को अभी जो चीज़ें याद हुई है, जो चीज़ें हार्ड लगी है, जो चीज़ें मैंने बताई कि ये याद करनी है, उनको एक बार देख ले। अगर समझ नहीं आया तो एक काम, आज ऐसे लेक्चर को देख लिया, वैसे ही रात को थोड़ा सा टाइम निकाल के वापस से इसको 2x के ऊपर या फिर 2.5x के ऊपर भी लग जाता है। और वेंस यूट्यूब अगर तो चला रहा है तो उसके अंदर, तो उसके अंदर देख ले इस वाले लेक्चर को फटाफट स्क्रॉल करके। तेरा क्या होगा, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक ही शॉट में कवर हो जाएगी। PYQs जो है इस वाले सेशन के जितने भी है ना, जितने भी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अपन ने आज जितने भी करे, 10 चैप्टर या 12 चैप्टर जितने भी करे, उसके जो PYQs है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख तेरे को ये लेक्चर देखने के बाद पता चलिए होगा कितना अच्छा कंटेंट है। उसके बाद मैंने तेरे को जितने भी PYQs है ना वो मैं सारी एक ही जगह पे कराऊंगा, एक ही जगह पे विद सोल्यूशन कराऊंगा और उसकी PDF भी दूंगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो है उसके लिए वेट कर, वो आ जाएगी। उसके बाद में क्या कर, उसको भी देख ले। और यहीं पे लगा रखी है मैंने, यहाँ पे मैंने लगा दी है, एंड स्क्रीन के अंदर उस चीज़ को भी लगा दी, तो उसको भी तू देख सकता है, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।